अगर आपको पता चले कि brought to you by Sensodent K, Higher and I10. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। जनता ने अपना जवाब दे दिया है, जनादेश की वेला बीत चुकी है और अब बारी है व्याख्याओं की। चुनाव के नतीजों के एक दिन पहले भूपिंदर सिंह हुड्डा के घर पे मीटिंग हुई, जहां ये तय हो रहा था किसको कौन सी चेयरमैनशिप मिलेगी, किसको कौन सा मंत्री पद मिलेगा। यानी एक बार एग्जिट पोल आ गए, कांग्रेस को लगा कि अब तो चुनाव हमारा ही है। अगर कोई गाड़ी टक्कर हो जाए तो अगर ड्राइवर वहां से मौके से भाग जाए तो उसकी पिटाई नहीं होती। अगर पकड़ा गया तो पक्का मार खाएगा और हो सकता है कि बहुत ज्यादा चोट लगे। भाग गया तो पहला गुस्सा वहां कम हो जाता है। मैंने ये लिस्ट बनाई है जिसमें पूरी नाम है किस तरह से टिकट जो है पैसे लेने का भी आरोप लगा है। 22,907 वोट, मात्र इतने वोट अगर कांग्रेस को मिले होते और तो कांग्रेस की सरकार होती। ये इलेक्शन केवल जाट और गैर जाट का था, मेरी उससे असहमति है। जो जिन पर आरोप लग रहे हैं उन्हीं को अगर आप पुलिस बना देंगे तो वो क्या जांच रिपोर्ट देंगे। मैं इसको निपटा दूं, ये मुझको निपटा दें और हम दोनों मिलकर तीसरे को निपटा दें। इस निपटाने में पार्टी निपट गई है। और खेलो प्रीचिंग और खेलो प्रिडिक्टिंग गजब बेइज्जती हुई है। जिस तरह के मैंने अनुमान किए थे हरियाणा के लिए, उसके बाद मेरे मुंह पर अंडा लगा है। गजब बेइज्जती हुई है, गजब। राजनीति गद्य की तरह होती है, कई जगह बड़ी उबड़ खाबड़ नीरस, कई जगह खूंखार, कहीं कहीं तरल पर अक्सर गरल। इसलिए आज शुरुआत कविता से करते हैं। मेरे हाथ में एक नया नवेला कविता संग्रह है, राजकमल से छपा है, शीर्षक है वक्त ज़रूरत। कवि हैं अविनाश मिश्र। इनकी कविता सुनिए क्योंकि जो बात करने जा रहे हैं उस पर बड़ी मौजू है। शीर्षक है दूसरे शब्दों में नहीं। कवि लिखते हैं, धोखा नहीं दूंगा, कह दूंगा ये काम मुझसे नहीं होगा, इंतजार नहीं करवाऊंगा, समझा दूंगा वे शक्लें मुझे पसंद नहीं, लिया है जो कुछ लौटाऊंगा, नहीं रखे रखूंगा अपना समझकर, नींबू मिर्च की तरह लटकता रहेगा मेरे व्यवसाय पर मेरा विश्वास, सारे संदेशों का जवाब दूंगा भले एक शब्द में। जनता ने अपना जवाब दे दिया है, जनादेश की वेला बीत चुकी है और अब बारी है व्याख्याओं की। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है, नाम है नेता नगरी, जिसमें आज विस्तार से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजों पर बात होगी और इसका महाराष्ट्र की राजनीति में क्या प्रभाव होगा इस पर बात होगी और देश की राजनीति में किसका सेंसेक्स चढ़ा किसका गिरा इस पर भी चर्चा होगी। चर्चा इस पर भी कि भविष्यवाणियों का भविष्य क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। आपका कराते हैं परिचय अपने विद्वान पत्रकार मेहमानों से। पहले मेहमान हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जिनकी तीसरी किताब जल्द ही अमेजॉन पर तो आ गई है बुकिंग के लिए और जल्द ही उपलब्ध होगी। और राजदीप जी इन दिनों रात दिन तैयारी कर रहे हैं लल्लन टॉप के किताब वाला के इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत स्वागत है राजदीप जी। नमस्कार। मैं इस समय मेरे नजदीक एक अंडे की प्लेट है, क्योंकि आपके शो में ये अंडा जो है वो मेरे पूरे मुंह पे मैं लगाने वाला हूं ताकि आपका शो और भी वायरल हो जाए। क्योंकि जिस तरह के मैंने अनुमान किए थे हरियाणा के लिए, उसके बाद मेरे मुंह पर अंडा लगा है। गजब बेइज्जती हुई है, गजब। और इस तरह से नेता नगरी के प्रोड्यूसर गौरव ताम्रकार को आज की पहली वायरल क्लिप मिली। शुक्रिया राजदीप जी। रुक करता हूं अगले मेहमान का, इंडिया टुडे नेटवर्क से जुड़ी हुई वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार, मेरी मार्गदर्शक, मेरे राजनीतिक ज्ञान में इजाफा करने वाली मौसमी सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, और राजदीप सर को उनकी गजब बेइज्जती पे अर्ज करती हूँ। और खेलो प्रीचिंग और खेलो प्रिडिक्टिंग गजब बेइज्जती हुई है। तीसरे मेहमान हैं इंडिया टुडे ग्रुप के पॉलिटिकल एडिटर और राजदीप के बचपन के पुराने दोस्त
कोल्हापुर, सोलापुर, नागपुर, कानपुर सब जगह से गुजर के आए और अब ये जो इंद्रप्रस्थ नगरी है यहाँ पर बसे। ऐसे हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सौरभ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं राजदीप जी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि पत्रकार जो देखता है ग्राउंड पे उसको सिर्फ कोट करता है, उसका व्याख्यान करता है, लेकिन किस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या द्वंद्व चल रहा है और किस तरीके की खींचतान है, उसके रेप्लिकेशंस, उसके नतीजे जमीन पे क्या आएंगे, इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि जमीन की हकीकत पे पार्टी की हकीकत थोड़ी सी भारी पड़ गई, बस, बाकी कुछ नहीं। राजदीप जी ने जो अनुमान लगाया है वो अनुमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कतई रोस्ट ऑफ राजदीप सरदेसाई नहीं है, लोगों के अनुमान सही होते हैं, गलत होते हैं, उस पे बात करेंगे। नहीं, दिस इज नॉट अबाउट राजदीप प्रोफेसी, दिस इज अबाउट द वर्डिक्ट ऑफ हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर। अगले मेहमान है रविंदर सिंह शोरान। मैं आप चौथे गेस्ट इंट्रोड्यूस करने के पहले इतना ही कहूं, मेरे मुंह पे तो अंडा है। जितने भी पोलस्टर, पंडित, रिपोर्टर, आप मुझे एक दिखाइए जिसने कहा था भाजपा हरियाणा जीतेगी। मैं अभी तक ढूंढ रहा हूं, किसी ने मुझे ये नहीं दिखाया जी। अगले मेहमान है हमारे रविंदर सिंह शोरान जी, हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर जी नमस्कार सौरभ जी। और हिमांशु भाई की बातों से ताकत लेते हुए मैं बस एक बात कहूंगा कि जो राजदीप जी ने बोला, उस विश्लेषण में, उन्होंने जिस विश्लेषण पे वो पहुंचे, उसमें मेरे भी थोड़ी हिस्सेदारी है। तो वो अंडे का एक हिस्सा साहब हमको भी भेज देना। बिल्कुल भैया, कितना अंडा खर्चेंगे, नवरात्र चल रहे हैं, उसके बाद भेज देना। आज खत्म हो गया नवरात्र। चलिए, तो सबसे पहले मौसमी आपका रुख करते हैं। कांग्रेस के खेमे में अब क्या चल रहा है? ठीकरा फूट रहा है, मंथन हो रहा है, क्या हो रहा है, बात क्या चल रही है? व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर देम? देखिए, ये पूरा जो खेल है सौरभ, कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। और उसमें ऐसे ही होता है ना, पांव तले जमीन खिसकना। पार्टी आलाकमान को लगता है कि कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा गजब घट गया कि उनको हवा तक नहीं लगी। और यही मैं कह सकती हूँ कि पूरा शीर्ष नेतृत्व, यानी कि टॉप ब्रास में खड़गे साहब, राहुल गांधी, वो पूरे सख्ते में है कि ऐसा क्या हुआ। इसीलिए आप देखिए, जो पहला डिफेंस मैकेनिज्म था, वो अटैकिंग मोड में कांग्रेस नजर आए कि नहीं, ये तो चीटिंग है। और कांग्रेस ने बोला 8 सीटों पे चीटिंग हुई, 7 सीटों पर चीटिंग हुई, 20 सीटों पर चीटिंग हुई, और ईवीएम की बात की है। लेकिन भीतर खाने जो है, तलवारें तन गई हैं, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन पर ठीकरा फूटना शुरू हो गया है। कांग्रेस के अंदर खेमे सब जानते हैं कि एक बड़ी वजह हार के कारण की कहीं ना कहीं गाज गिरनी चाहिए उस सर्वे पे, जो सर्वे तैयार किया गया। दूसरी बड़ी वजह थी कि पार्टी का जो संगठन है, उसके जो कमान संभाल रहे थे, वो अंधाधुंध हुड्डा कैंप के पीछे आखिर क्यों चल पड़े, क्या वजह थी उसकी। और तीसरी गाज जो है गिरनी चाहिए, जो कांग्रेस नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका गुस्सा फूटेगा भी, कहीं मीटिंग में बोलेंगे, वो है स्क्रीनिंग कमेटी पे, कि आखिर स्क्रीनिंग कमेटी भी क्यों अपनी आंख स्क्रीनिंग कमेटी ने बंद कर ली और सिर्फ एक खेमे की ही क्यों सुनी। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो इन टैंडम, एक सुनील कोनुगुलू की टीम, एक संगठन, पार्टी का संगठन, और एक जो फॉल बैक प्लान होता है स्क्रीनिंग कमेटी का, जो कह सकता है नहीं जी ये कैंडिडेट ठीक नहीं है, वो कैंडिडेट ठीक है, वो भी इन टैंडम एक साथ एक ही राय पर चल रहे थे, एक ही आधार पर चल रहे थे। और दूसरे नेताओं की सुनवाई जो है इनके दरबार में बिल्कुल बंद हो गई थी। दूसरे नेता यानी कि हुड्डा कैंप के इतर, चाहे वो शैलजा कुमारी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, कैप्टन अजय यादव गजब तमतमाए हुए हैं। तो ये सब चल रहा है और कहा जा रहा है कि एक रिग्ड सर्वे दिया गया जो हुड्डा कैंप के फेवर का था, जिसमें 72 सीटें हुड्डा कैंप को दे दी गई। वो रिग्ड सर्वे हुड्डा ने खुद बनवाया था। और सबसे बड़ी बात है, जो पोल पंडित, इंटरनल पोल पंडित है पार्टी के, सुनील कोनुगुलू, जो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे उभरे थे,
उनके ऊपर पूरा दारोमदार था। वही सर्वे राहुल गांधी के पास था, वही सर्वे सीईसी की बैठक में केसी वेणुगोपाल लेके बैठते थे और वही हुड्डा लेके बैठते थे। तो पूरे ये जो साइकिल है इसमें एक ही दो नाम सामने आते थे जिसपे सहमति बनती थी, चाहे वो जमीन पर वो नाम नहीं आ रहा है या कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स का डेटा कलेक्शन का इनके पास नहीं था, जिसकी वजह से कुछ नाम दिल्ली दरबार के आए, कुछ नाम बड़ी बड़ी मोटी रकम लेके आए। मौसमी कुछ उदाहरण बता सकती हैं? दिल्ली दरबार के नाम कौन से थे? वल्लभगढ़ की सीट की तरफ आपका इशारा है क्या सबसे पहले? देखिए, मैं मतलब कि मैंने ये अपनी रिपोर्ट में भी फाइल किया और ये कुछ मतलब मैं बिल्कुल पुख्ता जानकारी के साथ कह रही हूँ। ये कोई हवाई रूमर्स तो बहुत सारे चलते हैं। भवानी खेरा, बल्लभगढ़, बिल्कुल सही आपने बोला, बल्लभगढ़ में पराग शर्मा को टिकट दिया गया। भवानी खेड़ा में प्रदीप नरवाल को दिया गया। घरौंदा सीट में वीरेंद्र राठौर जो पहले ऑफिस बेरर रहे उनको दिया गया। बादशाहपुर में टिकट दिया गया वर्धन यादव को, जो कि रेवंत रेड्डी के करीबी माने जाते हैं। टिगांव से सीट जो टिकट दिया गया वो काफी, मैंने सुना कि आरोप लगे हैं कि भारी भरकम तरीके से उसमें पैसे लगे हैं वो सीट को। सोना की सीट जो है वो ओवरनाइट दे दी गई एक ऐसे कैंडिडेट को, राहुल गांधी को भी उसकी खबर नहीं लगी। राहुल गांधी वो 2-4 दिन जो यूएस के दौरे में गए उस बीच में भी काफी टिकट इधर उधर बट गए और जिसकी वजह से पार्टी को इररिपेयरेबल डैमेज हुआ। ये दिल्ली दरबार की हम सीटें बता रहे हैं, अभी तो हम उन सीटों पर नहीं आए जो सिटिंग एमएलए हैं जिनके खिलाफ सख्त एंटी इनकम्बेंसी थी, जिन पर कहा गया हुड्डा कैंप द्वारा कि अगर इनको नहीं देंगे तो रिबेल मामला खराब कर देंगे, वो रिबेल खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह की जो पूरी एक तरीके से प्लानिंग चली, पूरा सैबोटाज हरियाणा इलेक्शंस में इसका हमें नजर आया। और जैसे कि पराग शर्मा का ही एग्जांपल अगर आप ले लें, बल्लभगढ़ से शारदा जो उनकी इंडिपेंडेंट लड़ी, कांग्रेस की उम्मीदवार थी, वो टिकट मांग रही थी, उन्होंने 44,000 वोट्स लिए और पराग शर्मा चौथे या 5वें पोजीशन पे, 5% कुछ उनको वोट आए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे। काफी उनका विरोध भी भीतर हुआ और लगातार आरोप तमाम तरीके के लग रहे थे। हालांकि हम जिन आरोपों में तथ्य नहीं है मैं उनकी बात नहीं करूंगी, पर ये साक्षात मैंने ये लिस्ट बनाई है जिसमें पूरे नाम है किस तरह से टिकट जो है पैसे लेने का भी आरोप लगा है। और एक तरीके से हुड्डा कैंप में अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, मतलब ये कह लीजिए कि एक ही कैंप ही चली जिसमें दीपेंद्र और भूपेंद्र, उदय भान सिंह और कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटी की भी जिम्मेदारी बनती है। सौरभ, अजय माकन जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के मुखिया थे, सवाल यह है कि आखिर वो एक ही तरफा क्यों चल पड़े और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी एक ही तरफा क्यों चल पड़े, क्यों नहीं उन्होंने जमीनी हकीकत को भापा। ये लगातार कांग्रेस खेमे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक जीत को बीजेपी को सौंपने में इन लोगों का बड़ा हाथ था। एक नाम सुनील कन्नूगोलू, दूसरा नाम अजय माकन, तीसरा नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है भूपेंद्र हुड्डा। क्या केसी वेणुगोपाल का जिक्र नहीं किया आपने? नहीं, मैंने एक्चुअली तीसरा नाम संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का जिक्र किया था सौरभ, क्योंकि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी की आंख कान नाक है। वो इस समय सबसे पावरफुल है पार्टी में। और कैप्टन अजय यादव ने एक बहुत दिलचस्प बात बोली, कहते हैं कभी मुझे बोलते हैं राहुल गांधी का प्रोग्राम रेवाड़ी में, उनके बेटे वहां से लड़ रहे थे, फिर कैंसिल हो जाता है प्रोग्राम। हम केसी वेणुगोपाल को 10 बारी फोन करते हैं, उसमें से वो एक बारी उठाते हैं, बोलते हैं नहीं राहुल गांधी का कोई प्रोग्राम नहीं है। केसी वेणुगोपाल एक तरीके से संजय थे राहुल गांधी के, और उनकी ये बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि वो सीईसी में भी बैठते थे, वो सीडब्ल्यूसी में उन्होंने पूरी अलायंस कमिटी, अलायंस मतलब आम आदमी पार्टी से भी उनकी बातचीत चली। आम आदमी पार्टी ने भी गलत तरीके से डैमेज किया कांग्रेस को कई सीटों पर, तो और कई जगह बागी खड़े हुए। एक तरीके से जो टोटल मिसमैनेजमेंट है वो अब केसी वेणुगोपाल की सर पर फूट रही है, क्योंकि उदय भान सिंह अपना चुनाव भी लड़ रहे थे और हुड्डा साहब के पीछे पीछे चल रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला या शैलजा कहीं भी मंच पे नजर आए,
उनको उनको तो उनकी लक्ष्मण रेखा या दायरे के बाहर आने नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल के ऊपर जिम्मेदारी ये भी थी कि वो अगर दीपक बाबरिया अस्पताल में बैठ गए हैं तो किसी और को एक इंचार्ज बनाए। दीपक बाबरिया इंचार्ज थे, उनको एक कैंडिडेट ने फोन किया कि सर ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो बोले मैं तो आइसोलेशन में हूं, मैं तो अस्पताल में हूं। तो आप समझ रहे हैं, ना स्टेट इंचार्ज है, ना प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मौजूद है आपकी सुनने के लिए। कैंडिडेट्स को अपने आप पर छोड़ दिया गया, और अगर कैंडिडेट हुड्डा कैंप का नहीं है तो वहां पे बागी खड़ा कर दिया गया। यहां तक कि जो हाई कमांड की सीटें हैं उन पर भी बागी खड़े कर दिए गए कि चलो 4-5 इधर उधर दे दिया जाए हाई कमांड को, पर वहां पे भी बागी खड़ा कर दे। आलम ये आ गया कि खरगे साहब को भी कल बैठक में बोलना पड़ा कि मुझे रैलियों में बड़ी लेट बुलाया गया। तो इस पे जवाबदेही आप जो जिन पर आरोप लग रहे हैं उन्हीं को अगर आप पुलिस बना देंगे तो वो क्या जांच रिपोर्ट देंगे और क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सुनील कोलू कौन सी टेक्निकल रिपोर्ट दे देंगे अपने ऊपर ही। और केसी वेणुगोपाल पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उनकी जांच करना क्या पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी है या नहीं है, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। मौसमी, हम आपके पास आएंगे क्योंकि अभी कई ब्यौरे हैं जिन पर चर्चा बाकी है, पर अभी रुक करते हैं राजदीप सरदेसाई का अंडा और नो अंडा। रिजल्ट के बाद चर्चा क्या चल रही है कांग्रेस में? देखिए, चर्चा 2-3 तरह की चल रही है। एक जो मौसमी ने कहा, देखिए ये साफ है कि ये कांग्रेस की एक तरह से हार है जितनी ये बीजेपी की जीत है। कांग्रेस ने पूरी तरह से अपनी ग्राउंड गेम इस तरह से रखी कि उनको लगा कि ये चुनाव तो हम जीत ही गए हैं, ये डन डील है। इसमें बस केवल मुझे आप आश्चर्य करेंगे, एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि एक कांग्रेस के नेता उस पत्रकार के पास आए, हरियाणा के पत्रकार है, और कहा यार आपको टिकट चाहिए, हम आपको लड़ा देते। तो उसने कहा सर मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप आइए, मैं आपको जितवा दूंगा, कांग्रेस के नाम पर ये चुनाव सब जीत सकते हैं, आप भी जीत जाएंगे। अब आप सोचिए, कांग्रेस को लगा ये लैंप पोस्ट इलेक्शन है, कांग्रेस को लगा कि पंडित, पोलस्टर, रिपोर्टर सब कह रहे हैं कि कांग्रेस की आंधी है, कांग्रेस जीत रही है, तो कांग्रेस जीत ही रही है। अब एक बात होती है कि पोलस्टर कुछ कहे, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो नाम आज मौसमी ने लिए हैं वो सभी जिम्मेदार हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा पूरी तरह से 72 सीटें 90 में से उन्हीं के खेमे के लोगों की थी। दीपेंद्र हुड्डा, जिनका नाम आज मौसमी ने अभी तक नहीं लिया, जो जिसे कहते हैं बाबू बेटा जो था, वो चॉपर के साथ वो मेहनत कर रहा था, लेकिन वो किसी और को अपने ना चॉपर के पे लेकर जा रहा था, किसी और बड़े नेता को, लेकिन वो घूम रहा था, वो खुद की यात्रा कर रहा था, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा को कहीं लगा कि ये चुनाव उसका भी मौका था कि वो अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तो दीपेंद्र हुड्डा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप बड़े आश्चर्य होंगे कि चुनाव के नतीजों के एक दिन पहले भूपिंदर सिंह हुड्डा के घर पे मीटिंग हुई, जहां ये तय हो रहा था किसको कौन सी चेयरमैनशिप मिलेगी, किसको कौन सा मंत्री पद मिलेगा। यानी 24 घंटे एक बार एग्जिट पोल आ गए, कांग्रेस को लगा कि अब तो चुनाव हमारा ही है, और मंत्री पद तक बातें होने लगी किसको कौन सा मंत्री पद दिया जाएगा। अब सवाल कांग्रेस में यह भी उठा है कि अगर ये सब भूपिंदर सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के केंद्रित था तो केंद्र नेतृत्व क्या कर रही थी। अब केसी वेणुगोपाल पर कहा जा रहा है कि जो न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी संगठन, उसे किसी कैंप से जुड़ना नहीं चाहिए। उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को भूपिंदर सिंह हुड्डा के खेमे से लगा दिया। आज एक पुराने कांग्रेसी मुझे कह रहे थे कि अहमद पटेल भूपिंदर सिंह हुड्डा के बड़े करीब हुआ करते थे, लेकिन जब पार्टी की बात आती थी वो ये बात भी देखते थे कि उनके विरोधियों को भी कैसे साथ में लिया जाए। ये हुआ नहीं, और वेणुगोपाल जी पर यह आरोप लग रहा है कि जब टिकट का बंटवारा हुआ, उन्होंने बेसिकली भूपिंदर सिंह हुड्डा के हाँ में हाँ मिला ली। अब आते हैं दीपक बाबरिया, स्टेट इंचार्ज। अब आप सोचिए, स्टेट इंचार्ज आप कंपेयर करिए, सतीश पूनिया बीजेपी के स्टेट इंचार्ज थे, 90 दिन तक वो रोहतक में बैठे रहे,
वही व्यक्ति जो 1 साल पहले राजस्थान में अपना खुद का चुनाव हारते, लेकिन वो संगठन के लिए वहां बैठे रहे, पूरा जाट इलाका जो है वो संभाल रहे थे। दीपक बाबरिया क्या होता है, कुछ चुनाव के कुछ हफ्ते पहले आईसीयू में भर्ती होते हैं, पहले एम्स में, फिर मेदांता में, और फिर चले जाते हैं गुजरात। तो उन पर भी सवाल उठता है, अगर आप स्टेट इंचार्ज है तो आप किसी और को ये जिम्मा सौंपते अगर आप अस्पताल चले गए हैं। अजय माकन जी पर भी अब आरोप लगेगा कि जब स्क्रीनिंग कमेटी हुई आपने क्यों नहीं देखा, क्या आपने भी हाँ में हाँ मिला दी भूपिंदर सिंह हुड्डा की। उन पर यह भी आरोप लग रहा है कि जब राहुल गांधी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी से आप लोग समझौता करिए, तो अजय माकन, केसी वेणुगोपाल इसके विरोध में आ गए। भूपिंदर हुड्डा तो पहले से ही विरोध में थे, तो उन पर भी सवाल उठेगा। सवाल यह भी उठेगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने केवल 2 मीटिंग में क्यों भेजा, एक विनेश फोगाट की और एक प्रदीप नारवाल, जो 2 कैंडिडेट्स उन्होंने एक तरह से आगे किए थे, उनको आपने क्यों नहीं किया। सवाल यह भी उठना चाहिए राहुल गांधी केवल आखिरी हफ्ते में हरियाणा जाते हैं। इसके पहले चुनाव के 3 हफ्ते पहले मुझे लगता है वो यूएस चले जाते हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है और उसके 1 दिन बाद आप यूएस चले जाते हैं। तो क्या राहुल गांधी भी इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि आप जीत जाएंगे? यानी जो गलतियां, एक कांग्रेसी ने बड़ा अच्छा कहा मुझे कि जो गलतियां 2024 के आम चुनाव में, और मैंने ये सब किताब में भी मैंने लिखा है, जो भाजपा ने की कि अब की बार 400 पार, कांग्रेस को भी ने भी वही गलती की कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, और उसमें एक तरह से एक माहौल बन गया जहां पार्टी को लगा राहुल गांधी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रियंका गांधी वाड्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आखिर में 2-3 उनके यात्रा करवाएंगे, 2-3 रैली करवाएंगे। अहिरवाल एरिया में तो एक भी रैली नहीं की राहुल गांधी की। तो एक माहौल जब बनता है कि आपको लगता है कि चुनाव इज अ डन डील, तो कांग्रेस जैसी पार्टी में जो कांग्रेस की पुरानी संगठन की कमजोरियां हैं वो उभर कर आती है। आपको आश्चर्य होगा, हरियाणा के कई ब्लॉक से सौरभ, जहां कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स नहीं है, पर ये सब बीजेपी और कांग्रेस में इस चुनाव में एक बात साफ हो गई है सौरभ, बीजेपी का संगठन जो है अभी तक जो का त्यों है, मजबूत है। उनमें और कमियां आई होगी, उनके कुछ नेताओं में अहंकार आया होगा, बाकी चीजें आई होगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में भी अंदरूनी लड़ाई नहीं है, हरियाणा में तो थी। आपने मनोहर लाल खट्टर को जिस तरह से किनारे कर दिया था कैंपेन में, ये आप कह सकते हैं सोची समझी रणनीति थी, लेकिन जो भी है बीजेपी में भी है। लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो संगठन के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है खुद के लिए, अब आप एक और नाम मौसमी भूल गई, कुमारी शैलजा जी जो थी, अब जो शैलजा जी के साथ आप कह सकते हैं उनको, उनकी सुनी नहीं गई। आज शैलजा जी के एक नजदीकी मुझे कह रहे थे कि मैंने उनसे पूछा, शैलजा जी घर क्यों बैठी इतने दिन, जब कैंपेन में 10-12 दिन बाहर नहीं आए? उन्होंने कहा किसी ने बुलाया ही नहीं मुझे, और वो केवल उन 9 जगह गई जहां उनके कैंडिडेट्स थे। आखिर में राहुल गांधी और ने अपने लास्ट वीक में एक कैंपेन में शैलजा जी और भूपिंदर हुड्डा को एक साथ लगाया था। आपको आश्चर्य होगा कि शैलजा जी के नजदीकी ने मुझे कहा, उन्होंने 10 बार वेणुगोपाल जी को फोन किया, बाबरिया जी को फोन किया, बाबरिया जी ने कहा मैं अस्पताल में हूं। फिर उन्होंने वेणुगोपाल को फोन किया, वेणुगोपाल फोन नहीं उठा रहे थे। देखिए ये आप सोचिए, मुझे अभी भी याद है अहमद पटेल को अगर पत्रकार रात को 12 बजे किसी खबर के लिए कंफर्म करने के लिए फोन करता, तो वो या तो आपका फोन तब उठाते या अगले दिन सुबह उठाते। केसी वेणुगोपाल अपने खुद के नेता के कुमारी शैलजा का फोन नहीं उठा रहे थे। यानी एक तरह से कांग्रेस ने अपनी पुरानी सेल्फ गोल की जो गलतियां हैं, जो आखिर कई बार की है, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में भी ये आरोप कांग्रेस पर लगा था, जो एक के बाद एक उन्होंने वहां गलतियां की थी। कांग्रेस का संगठन जो है, और ये कल के मीटिंग में भी उभर कर बात आई है कि अगर आप संगठन पर जोर नहीं देंगे, केवल सर्वे पर जाएंगे, जैसे मौसमी ने कहा, अगर आप केवल सुनील कानूगोलू के सर्वे पर जाएंगे, और एक बड़े कांग्रेस नेता ने आज एक गंभीर आरोप लगाया, जो कुछ हद तक मौसमी जी ने भी कहा, कि कई जगहों में या तो टिकट बेचे गए या एक तरह से जो निचले स्तर पर जो सर्वे करवा रहे थे उनको एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया गया। अब ये सब हम आज हाइंडसाइट में कह रहे हैं। मैं एक आखिर में एक बात कहूंगा, अगर 8-10 सीट कांग्रेस को ज्यादा आती तो अपना जितना भी विश्लेषण था वो उल्टा होता। आज हम कांग्रेस को कोस रहे हैं और सही वजह है।
लेकिन जानिए, जब छोटे राज्य में चुनाव होता है 8-9 सीट में फर्क पड़ जाता है और पूरा चुनाव एक तरफा से दूसरी तरफ जाता है। और यही तो बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। छत्तीसगढ़ भी छोटा राज्य है, वहां बीजेपी ने अपना ग्राउंड गेम किया, कहां कितने जाट कैंडिडेट्स खड़े करने। सतीश पूनिया मुझे बता रहे थे, उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी कि कौन से वो इलाके हैं जहां हम जाट वोट को डिवाइड कर सकते हैं। CSDS का सर्वे देखिए, 53% ही जाट वोट आखिर में कांग्रेस के पास आया, यानी बाकी वोट जाट का बिखर गया। कहां फिर नॉन जाट कैंडिडेट खड़ा रखना है। बीजेपी ने सोच समझकर रिस्क ली। बीजेपी टुक रिस्क कि हमें मंत्रियों को हटाना है तो हटा देंगे, अगर बगावत भी हो तो हटा देंगे। उन्होंने रिस्क ली। कांग्रेस अपने पुराने अदा की तरह अहंकारी होकर उनको लगा दिस इज अ डन डील, और ये सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की उभर कर आई है। इसीलिए कांग्रेस में जो मोमेंटम था लोकसभा के बाद वो थोड़ा कम नजर आता है। उस पर हम जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में भी चर्चा करेंगे, पर फिलहाल रविंदर शोरान का रुख कर रहे हैं। बताइए रविंदर जी, सारी भविष्यवाणियां धराशायी रह गई। लोगों ने कहा, चौक चौराहों पर लोग गए और सत्ता से 10 साल से बाहर प्रभुत्वशाली और संख्या में सबसे ज्यादा जाट वर्ग की नाराजगी को पूरे प्रदेश की नाराजगी मान लिया गया। उनके सामने ज्यादा लोग वैसे ही नहीं बोल पाते हैं। अहिरवाल और GT रोड की गोलबंदी हो गई। नतीजा सबके सामने है। जिस भाजपा को चुका हुआ मान लिया गया था, उसने अपनी वोटिंग टैली बढ़ाई पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले, और सीटें भी बढ़ाई, 40 से बढ़कर 48 पर पहुंच गए। वो ओवर सिंप्लीफाइड एनालिसिस जो अब सबने कर लिया है कि ये इलेक्शन जो है ये जाट और गैर जाट के बीच था। मैं इससे थोड़ी सी ना इत्तेफाकी दिखाऊंगा जी, बताएं। क्योंकि ये जो इलेक्शन इसमें हुआ है, जैसे कि राजदीप जी ने भी बताया कि केवल देखिए 53% वोट मिला है जाट को, 50% समझ लीजिए आप। और ये 50% जो है ये प्री पोल सर्वे में उन्होंने बताया CSDS ने। और अगर हकीकत में हम लोग देखेंगे तो इसकी संख्या 50% से कुछ न कुछ कम होगी। और कांग्रेस पार्टी का जो पूरा मोमेंटम था इस इलेक्शन का, वो यही था कि कम से कम जो सबसे बड़ी कम्युनिटी हरियाणा की है, जिसमें 25% वोट है या 26% वोट है, उसका एक बड़ा हिस्सा का मतलब 70% या 75% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और वो कांग्रेस की जीत की नींव रखेगा। अब देखिए, अगर हम लोग 39% वोट का एनालिसिस करें सौरभ जी, तो 39% में अगर 25% हम लोग मान लें कि जाट वोट है हरियाणा में, और उसका 50% यानी कि 12.5% अगर कांग्रेस को मिला है इस इलेक्शन में, तो 28% वोट तो दूसरी जातियों का मिला ना, वो तो उन जातियों का मिला। इसमें अगर हम लोग 3% मुस्लिम वोट जोड़ देंगे, 3% सिख जोड़ देंगे उसके, और यही तो सबसे बड़ा वोट बैंक माना जा रहा था ना, और उसमें कुछ हम लोग अगर दलित समाज का वोट जोड़ दें, उसके बावजूद भी करीब 17-18% वोट ऐसा है जो कि OBC या जो दूसरी जातियों से आया है, जिनके बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि ये गोलबंदी हो गई। अब बात करें अहिरवाल की, अहिरवाल में कितनी सारी ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी या तो 3000 वोट से आ रही है, महेंद्रगढ़ की सीट 3000 वोट से आ रही है, नांगल चौधरी की सीट जीत गई है, उसके आसपास की कोई सीट 3000 से कोई 6000 से आ रही है। तो उस इलाके में तो सबसे ज्यादा वोटर यादव समाज का है, और यादव समाज का भी जो CSDS का सर्वे है वो ये कहता है कि केवल 60%, 62% वोट आया है बीजेपी को, उससे ज्यादा नहीं आया। तो इस इलेक्शन को केवल इस तरीके से खारिज कर देना कि इसमें जातीय गोलबंदी हो गई, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को सारी जातियों के वोट मिले, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर वोट मिले हैं बीजेपी को तो वो OBC समुदाय के मिले हैं और ब्राह्मण समुदाय के मिले हैं, और कांग्रेस पार्टी को भी उसी तरीके से सारी जातियों का वोट मिले हैं, उनका प्रतिशत कम है। सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी को थी कि जो जाट का वोट है वो 70-75% मिलेगा, जो कि नहीं मिल पाया, और वही उसका सबसे बड़ी हार का कारण रहा है। जो सबसे ज्यादा हमने देखा कांग्रेस की ओवर डिपेंडेंसी जो रही और मिसमैनेजमेंट जो रहा। अब अगर हम लोग हिसार से शुरू करें तो महेंद्रगढ़ तक आएंगे। इस पूरी बेल्ट में केवल 2 सीटें ऐसी हैं जो जाट बाहुल्य इलाका है, जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही, जबकि सबसे ज्यादा उम्मीद इस इलाके में थी और यहीं पर कांग्रेस हार गई। गांव वाइज अगर आप सर्वे करेंगे सौरभ जी, तो आप इस बात को और बहुत नजदीक से हम लोग देख सकते हैं कि जिस गांव में 1200 वोट हैं और उसमें से अगर 800 वोट जाट समाज के हैं, तो वहां से जाट कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट केवल 50 या 100 वोट की लीड से निकला है, बाकी सारे वोट उसके बट गए। तो ये वोटों का जो बिखराव है, सबसे बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी की हार का वही है। और अगर 75% या 70% वोट जाट समाज के आ जाते
तो आप ये देखिए कि यही टैली जो आज 39% पे खड़ी है, ये बढ़कर 44-45% पे चली जाती और पूरा समीकरण इस इलेक्शन का बदल जाता। हम लोग भी जो बातें बोल रहे थे वो बातें सच थी, और हमारा जो आकलन करने का तरीका था, आकलन करने का जो बेस था, वो इसी बात पर आधारित था कि हम लोग भी ये मान के चल रहे थे कि जाट का इतना % वोट तो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा ही, लेकिन वो वोट नहीं मिला। बाकी समाज का जो हम लोगों को उम्मीद थी कि ओबीसी समुदाय, एससी समुदाय का वोट मिलेगा, वो कांग्रेस पार्टी को मिला। और लेकिन अब जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ये इलेक्शन केवल जाट और गैर जाट का था, मेरी उससे असहमति है, और इसलिए मैंने ये सारी डिटेल्स आपको बताई। हार के कई सारे कारण हैं, आज हम लोग विश्लेषण जब कर रहे हैं, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इसमें अधिकतर उम्मीदवार सौरभ जी वो थे जो कांग्रेस पार्टी के बागी उम्मीदवार थे। अब अगर मैं एक विधानसभा की आपको बात करूं तो बारडा की, तो वहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार को 27,000 वोट मिला, जिसमें से अधिकांश वोट जो है वो जाट समुदाय का। और ये कंप्लीट एक ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण विधानसभा है, जहां पर लगभग 1 लाख जाट मतदाता है, और उनमें 28% वोट तो सीधा सीधा बीजेपी के खाते में चला गया। तो ये एक जो बड़ी हम लोग पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जाट समाज का वोट उधर जाएगा, वो 3 धड़ों में बट गया, और केवल आधा वोट 50% वोट कांग्रेस पार्टी के खाते में आया। और इतना वोट तो कांग्रेस पार्टी को हमेशा हर इलेक्शन में आ ही जाता होगा, ये कोई अलग से इलेक्शन नहीं था। हर जो पुराने भी इलेक्शन हम लोग देखेंगे तो उसमें भी इतना 50% के आसपास, 45 या 50-55 के बीच में कांग्रेस पार्टी जाट समुदाय का वोट लेती रही है। तो रविंदर भाई ये बताइए कि मैंने मान लिया आपकी व्याख्या, फिर वजह क्या रही कि मैसेजिंग, क्या ये मैसेजिंग गई जो कई हलकों में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ऐसे प्रचारित किया और पूरे पन्ने के इश्तिहार भी निकाले, कांग्रेस सरकार मतलब हुड्डा सरकार, कांग्रेस सरकार मतलब हुड्डा सरकार मतलब जाट सरकार एंड रोहतक सरकार, क्या ये प्रचार नीचे तक पहुंचा? ये प्रचार तो पहुंचा है, ये प्रचार तो पहुंचा है, लेकिन इस प्रचार का असर नहीं हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, क्या असर हुआ फिर? क्या आपके हिसाब से, चलिए 50% ही मिले जाट, फिर वजह क्या रही? सर यही तो सबसे बड़ी वजह है। जिस वोट बैंक पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी थी, जो हरियाणा का सबसे बड़ा समुदाय था, उस पर डिपेंडेंसी थी, उसमें आधा ही वोट आया। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी, सारे पोलस्टर्स को उम्मीद थी कि वो समुदाय भर भर के वोट देगा कांग्रेस पार्टी को। बाकी जातियों ने तो वोट दे दिया कांग्रेस को, इससे ज्यादा किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस को और कोई ज्यादा इससे ज्यादा वोट देगा। दलित समुदाय का देखिए, दलित समुदाय में अगर हम लोग 2 टुकड़े करें उस समुदाय के, तो एक में आता है जाटो समाज, जिसकी संख्या 11% है, और बाकी की जो संख्या है वो 10% है। कुल मिलाकर 21% ये वोट होता है, और 21% जो वोट है जिसमें जाटो समुदाय की नेता कुमारी शैलजा हैं, उसमें से तो 6-7% आ गया। वो तो जो दलित बाहुल्य सीटें थी सिरसा की और अंबाला की, वो सारी सीटें तो जीत गई बीजेपी। और जो मैं बार बार आपको पहले भी हमने जिक्र किया था कि घरौंडा से लेके और पंचकुला तक का जो इलाका है, जिसमें तो जाट गैर जाट की पॉलिटिक्स चलती नहीं है, उस इलाके में तो ये जाटों की संख्या ही बड़ी कम है। उस इलाके में तो भी कांग्रेस पार्टी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। हालांकि बीजेपी का प्रदर्शन खराब नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ठीक प्रदर्शन करने में कामयाब रही उस इलाके में। तो ये हाँ, जो जाट बेल्ट का इलाका है उसमें जाटों की वोट बंटे, और बीजेपी ने क्योंकि वहां पर अधिकतर जो कैंडिडेट खड़े किए थे वो गैर जाट थे, उनके वोट एक साथ पड़े, और जाटों के वोट नहीं पड़ने की वजह से बीजेपी को वहां पर जीत हासिल हुई। बीजेपी को गैर जाट का वोट मिलेगा, इस पर तो किसी को भी वाद नहीं था, ये पर तो सब लोग मान रहे थे। और इसीलिए बीजेपी को जो एग्जिट पोल्स में भी जो वोट मिल रहा था वो 36-37% के आसपास सब लोग दे ही रहे थे, और कांग्रेस को 43% से ज्यादा वोट एग्जिट पोल्स में भी नहीं दिया गया था। आप अगर सीट्स बढ़ा के दी गई थी, जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि बाइपोलर इलेक्शन है और 80 सीटें इन्हीं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बटेंगी, वैसा हुआ। हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था कि जो कांग्रेस पार्टी, जो बीजेपी के वीक कैंडिडेट्स थे, जहां पर बीजेपी को कम संभावना थी कि वहां पर वो चुनाव नहीं जीत सकती, वहां पर उन्होंने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट के तौर पर खड़ा किया, और वो स्ट्रेटेजी कामयाब भी हो गई। अब देखिए दोनों सीटें, जो गन्नौर की सीट उन्होंने जीती, हिसार की सीट उन्होंने जीती, और राजेश जून जो बहादुरगढ़ से कांग्रेस पार्टी के टिकट मांग रहे थे, उनको 40,000 से वहां पर बड़ी जीत मिली, क्योंकि बीजेपी ने उनको वहां पर भी सपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हुई, उसको भांप पाने में ना तो कांग्रेस पार्टी उसको ठीक से समझ पाई और ना पत्रकार उसको समझ पाए, और मुझे लगता है सबसे बड़ा जो रीजन यही रहा है। नहीं तो वोट परसेंटेज के हिसाब से देखिए 12% इंक्रीज है वोट का, तो 12% तो बहुत सिग्निफिकेंट, रिमार्केबल इंक्रीज है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, और 60% वोट तो इस इलेक्शन में भी बीजेपी के खिलाफ पड़ा है।
तो हम लोग जिन लोगों से जाके बात कर रहे थे वो लोग तो वही थे जो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना चाहते थे। लेकिन इस जो ये माइक्रो मैनेजमेंट कहिए इसको, या जो ये जो बिखराव था, इस बिखराव को उतना ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड कर पाने में शायद हम लोग कामयाब नहीं रहे, और ये बिखराव ही उनकी कांग्रेस बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह। अच्छा, ये बताइए रविंदर भाई, ये जो मौसमी ने बताया कि सिर्फ एक खेमे की चली और कई जगह टिकट मैनेज हो गए, कहा गया कि धन बल के नाम पर या और प्रभावों के नाम पे, इसको लेके क्या चर्चा है? बिल्कुल सही बात बोली मौसमी जी ने, मैं 100% सहमत हूं। और इसी बात को मौसमी जी ने दिल्ली की बात बताई, मैं इसको हरियाणा की गली में लेके जाता हूं। हरियाणा से लोग रोज उठ के सौरभ भाई, रोज उठ के पिछले 5 बरस से रोज लोग हुड्डा की कोठी पर आ रहे हैं। गाड़ियां भर भर के, कोई 30 गाड़ी लेके आता है, कोई 20 गाड़ी लेके आता है। आज उनका जन्मदिन है, आज कोई कार्यक्रम है, ताकि उनके सामने हाजिरी लगे। और जब टिकटों के बंटवारे का वक्त आया तो टिकटें या तो हाईकमान के लोगों को दे दी गई या किसी और को दे दी गई। तो जो उस टाइम पे हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि 2600 लोगों ने जो 20-20 हजार रुपए दे के एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जब वो उन लोगों में से 90 को टिकट मिली 2600 में से, वो 90 के अलावा जो 2500 लोग बच गए, उन सब ने कांग्रेस का विरोध किया। आप ढूंढ के रह जाएंगे, आपको कोई बंदा मिलेगा नहीं जिसकी कांग्रेस की टिकट कटी हो और वो फील्ड में सक्रियता के साथ कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ लगाओ। उन तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी का विरोध किया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो शैलजा बार बार बात बोलती रही, किरण चौधरी ने जब पार्टी छोड़ी थी वो भी ये बात बोलती रही कि इन दोनों ने, बाबू बेटा के जिसका नाम ले रहे थे राजदीप भाई, इन दोनों ने हर विधानसभा क्षेत्र पे 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को कह रखा है कि आपको टिकट दी जाएगी, आप चुनाव की तैयारियां की। देखिए, हरियाणा का जो चुनाव है ना, वो थोड़ा सा, हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि दिल्ली नजदीक है तो यहाँ की पॉलिटिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो रैलियों का बहुत ज्यादा आयोजन यहाँ पर होता है, किसी न किसी कार्यक्रम में आपको 20 गाड़ी 30 गाड़ी लेके जाना पड़ता है, जिसमें लोगों को भर के लेके जाना पड़ता है। मतलब 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में एक आध बार इस तरह का कार्यक्रम जरूर होता है, जब अपने बड़े नेता के सामने आपको अपनी हाजिरी देनी पड़ती है, उनकी रैलियां करानी पड़ती है। तो इस वजह से कैंडिडेट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अब एक विधानसभा सीट पर 20-20, 30-30 कैंडिडेट आपके लिए खर्चा कर रहे हैं, और फिर आप एकदम बाहर से लेके आते हैं विनेश फोगाट को और उनके ऊपर थोप देते हैं। तो वो 60 उम्मीदवार थे विनेश फोगाट वाली सीट पर जुलाना में, वो 60 उम्मीदवार क्या करेंगे? उनमें से 60 के 60 लोगों ने विरोध किया, उन्होंने वोटें कटवाई। अब 60 आदमी है, अगर उनके पास 100-100, 200-200 वोट भी है, तो आप देखिए कितना बड़ा डैमेज कर दिया उन्होंने पार्टी को। और उसको मनाने में भूपेंद्र हुड्डा भी कामयाब नहीं रहे, इन्होंने उसकी कोशिश भी नहीं की, वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार रहे। फिर जो मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार थे, जैसे कि मौसमी जी ने बताया, बड़खल की सीट का जिक्र किया, मैं बड़खल के साथ में आपको बताता हूं रोहित नागर का। ललित नागर ने वहां से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, पहले विधायक रहे हैं, 45,000 वोट उनको आए। ये जो बड़खल वाली सीट है उस पर मेरे ख्याल से 50,000 के आसपास शारदा राठौड़ को वोट मिले। चित्रा सरवारा केवल 7-8 हजार से चुनाव हारी हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार को 12,000 वहां पर वोट आए। हरियाणा में केवल 9 ऐसे उम्मीदवार थे सौरभ जी, जिनके प्रचार करने के लिए हुड्डा और शैलजा दोनों गए, उसके अलावा तो किसी के प्रचार में गए ही नहीं। आखिरी के दिन जब भरत सिंह बेनीवाल ऐलनाबाद से जो चुनाव जीते हैं, वो हुड्डा खेमे के व्यक्ति हैं, लेकिन उस इलाके से शैलजा सांसद हैं। आखिरी के दिन उन्होंने अपने प्रचार के लिए शैलजा को बुलाया, शैलजा को फोन करते रह गए, वो बोली आ रही हैं आ रही हैं। आखिर में 1 बजे शैलजा ने फोन किया कि मेरी तो हेलीकॉप्टर खराब हो गई, मैं नहीं आ सकती। वहां पर हजारों की भीड़ थी। तो इस तरीके से, क्योंकि वो हुड्डा के ग्रुप के थे, इसलिए उन्होंने वहां प्रचार नहीं किया। तो इस तरह की जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा देखने को आई, लोगों ने प्रचार नहीं किया, और इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के लोग, इन्होंने बागियों को मनाने की भी कोशिश नहीं की। आपने भी ये सवाल पूछा था भूपेंद्र हुड्डा से कि जब अंबाला शहर के विधायक को, जो अंबाला शहर का जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है जसबीर मल्लोर, उसको मनाने के लिए चले गए, तो 10 किलोमीटर दूर चित्रा सरवारा रहती हैं, उनको मनाने के लिए आप क्यों नहीं गए? तो उनका कोई जवाब नहीं था। और चित्रा सरवारा सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी। पिछली बार भी चित्रा सरवारा का 2019 में टिकट कटवा दिया गया था, शैलजा ने कटवाया था, इस बार भी शैलजा ने कटवाया। और कांग्रेस पार्टी में यह दिक्कत है कि अगर हुड्डा के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला तो फिर वो समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ा वोट बैंक तो देखिए हुड्डा के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी जो 37 सीटें आई हैं, हम लोग चाहे इसमें हुड्डा में कितनी भी कमियां निकाले, लेकिन 37 सीटें जो आई हैं उसमें एक बड़ा चंक आज भी हुड्डा का ही वोट बैंक है। तो हुड्डा के जितना बड़ा लीडर कोई नहीं है अभी कांग्रेस पार्टी में, लेकिन इन तमाम कमियों को तो दूर करना ही पड़ेगा, चाहे हुड्डा हो चाहे कोई दूसरा नेता हो, और उनको कमियों को दूर नहीं किया गया। और ऑर्गेनाइजेशन की बात भी कही मौसमी जी ने। ऑर्गेनाइजेशन तो सौरभ भाई 12 साल से नहीं है हरियाणा में। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष के अलावा कोई पद है ही नहीं। वहां पर उतने ही साल से सत्ता से भी बाहर हैं।
उतनी साल से सत्ता से बाहर और हैं। ज्यादा ही, और हाँ। कितने, देखिए फूलचंद मुलाना आ गए, अशोक तंवर आ गए, शैलजा आ गई, उदय भान आ गए। अशोक तंवर तो 5 पार्टी छोड़ के वापस भी आ गए, लेकिन अभी तक संगठन नहीं बना है वहां पर, ना 5 कोई नहीं, ब्लॉक इंचार्ज। 3 पार्टी छोड़ी, 1 पार्टी अपनी बनाई, 4। हाँ, 4 वाले छोड़ के आ गए और अभी तक देखिए संगठन नहीं बना है। वहीं के वहीं जहां छोड़ के गए थे वहीं पे आज संगठन की हालत है। ना कोई जिला अध्यक्ष है, अगर कोई प्रोटेस्ट करना होगा तो किसकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी? कोई आदमी नहीं है। अगर ना कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, ना कोई वहां पर इंचार्ज है, कोई टीम नहीं है वहां पर। उसके बावजूद भी लोग वहां पर कांग्रेस को वोट डालना चाहते थे, लेकिन उन वोटों को एक साथ करने में भी कांग्रेस पार्टी फेल रही और उसी का ये नतीजा है। नहीं तो अगर ये सब मैनेज किया जाता, किसी की ड्यूटी लगाई जाती, कोई वहां पर जिम्मेदार व्यक्ति होता, तो ये इस तरह की स्थिति नहीं होती। क्योंकि जो पार्टी के अध्यक्ष थे वो तो अपनी सीट पे फंसे हुए थे, वो तो वहीं पर चुनाव प्रचार करते रह गए, उनको तो वहां भी जीत हासिल नहीं हुई। और जो पार्टी के बड़े नेता थे उनका तो हेलीकॉप्टर उतरता था, हेलीकॉप्टर में चढ़ते थे, वहां उतर जाते थे, किसी से कॉन्टेक्ट उनका हुआ नहीं, बातचीत उनके साथ किसी ने की नहीं। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा कमजोर रहा और कैंडिडेट तो बुलाते रह गए। कैंडिडेट्स ने अपनी लिस्ट सौंपी कि भाई इन जो स्टार प्रचारक हैं इनको बुलाओ हमारे इलाके में, लेकिन उसके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। और आखिरी बात बताता हूं सर, 7 गारंटी कांग्रेस ने धमाके के साथ 24 अकबर रोड हेडक्वार्टर पे लॉन्च की और ये तय हुआ था कि ये जो गारंटीज हैं, इन गारंटीज को हर गांव में, हर घर में पहुंचाना है। वो प्रिंट होके भी नहीं पहुंची कैंडिडेट्स के पास। कैंडिडेट्स मांगते रह गए कि भैया वो गारंटी वाला कागज तो हमको दे दो। वो कागज आज तक पहुंचा ही नहीं है, चुनाव खत्म हो गया, उनको वो गारंटी नहीं मिली है। तो इस तरह का मिसमैनेजमेंट जहां इस इलेक्शन में होगा, पैम्फलेट पहुंचने की गारंटी नहीं है, प्रदेश को गारंटी दे रहे हैं। बिल्कुल यही हुआ कमाल है। वो देखिए कागज ही नहीं पहुंचा। 7 गारंटी कितने दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले उन्होंने लॉन्च किया था और चुनाव खत्म हो गया, वो आज तक नहीं पहुंचा है। कैंडिडेट शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं कि हमारी वो भिजवा दीजिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है। चलिए अब रुक करते हैं हिमांशु का, ये जानने के लिए हमने अभी तक सुना कि कांग्रेस कैसे माहौल में जीतती सी दिख रही, बाजी हारी, और कैसे वोट परसेंटेज बढ़ाने के बावजूद बीजेपी के मुकाबले पिछड़ी, फर्स्ट पास द पोल वाला सिस्टम है, 1% से भी कम का मार्जिन है, लेकिन हारी तो हारी और उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा भूपेंद्र हुड्डा की होगी ही। इसलिए ये सारा विश्लेषण हो रहा था। रविंदर जो कह रहे हैं वो सही बात है कि वो सबसे कद्दावर नेता हैं, इसीलिए उनको अघोषित कप्तानी भी दी गई थी और पार्टी भी फ्री हैंड चला रहे थे और इसीलिए जिम्मेदारी भी उनकी सबसे ज़्यादा है। बहरहाल हिमांशु जी, कौन है भाजपा की इस जीत के नायक? अगर आप कैप्टन हैं तो कैप्टन की जिम्मेदारी होती है सबको साथ लेके चलने की। वो वहां हुड्डा फेल हो गए और इसकी शुरुआत आप हरियाणा से मत कीजिए, आप कीजिए उत्तराखंड से। जब हरीश रावत कहते हैं कि पूरी पार्टी की कमान उनके हाथ में है, नतीजे सबके सामने हैं। आप मध्य प्रदेश देखिए, नतीजे सबके सामने हैं। छत्तीसगढ़ के हाल देखिए, नतीजे आपके हर सामने हैं। एक एक करके अपने विरोधियों को जगह नहीं देना। कमलनाथ दिग्विजय सिंह को नहीं देखना चाहते थे, मध्य प्रदेश में सरकार चली गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के चलते वो दूसरी पार्टी में चले गए, सरकार बनवा दी, उसके बावजूद कमलनाथ दिग्विजय सिंह को देखना नहीं चाहते हैं। अशोक गहलोत, अगर आप देखेंगे तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट जानते हैं कि सचिन पायलट जो है वो बड़े नेता हैं, उसके बावजूद नहीं सुनते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो जानते हैं कि शैलजा, किरण चौधरी, सुरजेवाला, ये उनकी टीम के वो मेंबर हैं, ये वो सदस्य हैं, वो प्लेयर हैं जो जिता सकते हैं, लेकिन बात को नहीं सुनते। कैप्टन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर जमीन पर उनके प्लेयर्स उनके साथ नहीं है तो नुकसान होगा। बहरहाल आपने मुझसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, तो मुझे लगता है उसके कई कारण हैं। एक कारण नहीं हो सकता है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किया, रोहतक में, पंचकुला के अंदर जाके कुरुक्षेत्र में बैठे, ये तमाम जगहों पे उन्होंने मैनेजमेंट किया, जिस तरीके से उन्होंने टिकट काटे और फिर अपने बागियों को मनाने की कोशिश की, वो ज्यादा नीचे तक गया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया कि ये पिता पुत्र की सरकार होगी। आप बीच चुनाव में देखिए, स्मृति ईरानी आती हैं और वो कहती हैं कि शैलजा को क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी जो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देती है, दलित है, बनाइए। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि सरकार बन रही है? नहीं साहब, वहां पर आपको मैसेज देना था
कि इस सरकार में दलित समुदाय की बात को नहीं सुना जाएगा, यहां दलितों की नहीं चलेगी। 19 में जो हुआ और 24 में जो हुआ है वो अब यहां नहीं होना चाहिए। मैसेज नहीं हुई उस पर। कहीं ना कहीं मौसमी भी जानती हैं, राजदीप जी भी जानते हैं, शैलजा ने जितने इंटरव्यू दिए उसमें खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों में ये बता दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं ना कहीं नुकसान कर दिया है। आपने भी इंटरव्यू किया है। दूसरी चीजें अगर आप देखेंगे सौरभ जी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाट जातियों को जोड़ने में कामयाबी हासिल की। एक चीज जो रविंद्र जी कह रहे थे ना कि जाट समुदाय का वोट जो है वो कांग्रेस को गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी 90 में से 16 कैंडिडेट जो है वो जाटों के जाट समुदाय से उतारे। किरण चौधरी को लेके आए। ये जब नरेटिव ये हो जमीन पे कि भारतीय जनता पार्टी जो है गैर जाट की राजनीति करती है, किरण चौधरी को लाए, राज्यसभा दी, उनकी बेटी को टिकट दी। फिर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की मैनेजमेंट देखिए। 2019 में राव इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, नहीं दी गई। इस बार टिकट दी गई। सुनील सांगवान को टिकट दी गई, उनके पिता विधायक थे। आप देखिए कि वहां पर कार्तिकेय शर्मा की माताजी को टिकट दी गई। वहां अगर आप देखेंगे तो भव्य बिश्नोई को फिर से टिकट दी गई। परिवार में परिवार जिस बात को भारतीय जनता पार्टी मानती थी कि ये नहीं करना चाहिए, परिवारवाद से दूर रहना चाहिए, उसको भी इन्वॉल्व किया। सबसे बड़ी चीज ये है जो मुझे लगता है एज ए पत्रकार, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत में विधानसभाओं में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, वो है फ्री बीस। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में भी फ्री बीस की घोषणाएं की कि अगर उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए इतना पैसा होगा, बेरोजगारी भत्ता होगा, किसानों के लिए ये माफ किया जाएगा, या किसानों की बिजली जो है वो फ्री की जाएगी। तमाम इस तरीके की घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की। मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना हो, या छत्तीसगढ़ में महतारी हो, राजस्थान में नारी वंदन ये योजनाओं की हो। बात हुई। मैं थोड़ा मैं एक और मैं समझना चाह रहा था, जो मूल प्रश्न था कि टीम कौन सी है। संगठन मंत्री फणींद्र नाथ मिश्रा हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, सर्वे किसने, थोड़ा वो बताइए। लोग जिन्होंने ऑपरेशन वॉर रूम चलाया। बिल्कुल ऑपरेशन वॉर रूम कैसे चलता है उसको देखिए भारतीय जनता पार्टी का। ये सारी चीजें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के हर उस चीज को अपनाया जिससे वो दूरी बना के, परिवारवाद, फ्री बीस को लेकर, रेवड़ियों को लेकर, ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के हर नेता ने उसको कहा। दूसरी चीज, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी उनको सबसे प्रमुख नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जगह दी गई, और सारी स्ट्रेटजीज में उनका बहुत बड़ा रोल था। वहां संघ का बहुत बड़ा रोल था। आरएसएस ने छोटी बड़ी 20,000 के करीब सभाएं की हैं। आरएसएस ने फीडबैक दिया ग्राउंड पे कि आपको ये करना चाहिए, उस हिसाब से स्ट्रेटेजीज तय हुई। उनका कैंपेन पूरी तरीके से अलग रहा। अगर आप देखेंगे वहां धर्मेंद्र प्रधान, आप देखिए उनके प्रभारियों को अगर थोड़ा सा टटोले, सतीश पूनिया, जिनका जिक्र राजदीप जी भी कर रहे थे और रविंद्र जी भी कर रहे थे, जाट समुदाय से आते हैं, अपना चुनाव हार गए, सह प्रभारी थे चुनाव के। विप्लव कुमार संगठन प्रभारी भी थे, सह प्रभारी भी थे, और उनके साथ सुरेंद्र नागर गुर्जर समाज से आते हैं, वो लगाए गए, क्योंकि गुर्जर समाज का एक अच्छा खासा वोट जो है हरियाणा में है, और ऊपर से धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी चेहरे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे, वो उनके साथ है। उन सबके ऊपर जो है गृह मंत्री अमित शाह, जो एवरी डे, हर घंटे फोन पे अवेलेबल है कि क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, और क्या फीडबैक है। ये तमाम चीजों को लेकर कोई किसी भी तरीके की कहीं कोई शंका नहीं है। कोऑर्डिनेशन बेहतरीन संघ के साथ। आरएसएस ने नीचे काम किया, दलित समुदाय के लिए सभाएं हुई कि आरक्षण बदलने का जो नारा 2024 के चुनाव में दिया गया वो गलत दिया गया। आप देखिए कहां आरक्षण बदला है। ये सारी चीजें कहीं कहीं नीचे तक संघ इस पर डायरेक्ट नहीं हुआ, उन्होंने संगठनों को लगाकर काम किया।
धर्मेंद्र प्रधान नाराज नेताओं को मनाने जाते हैं, विप्लव देव नाराज नेताओं को मनाते हैं, सुरेंद्र नागर जाते हैं। अगर उनको पता चला कि एनआईटी फरीदाबाद में गुर्जर्स विरोध कर रहे हैं, किशन पाल गुर्जर का कुछ वर्किंग वहां ठीक नहीं है, तो दूसरे प्रदेशों के गुर्जर नेताओं को लाया गया, वहां लगाया गया जिनकी वहां रिश्तेदारी है। नोएडा से लाए गए, गाजियाबाद से आए, तमाम ऐसी चीजें की गई। ये है माइक्रो मैनेजमेंट। ये नहीं कि आप किसी की रैली में नहीं करने गए, किसी के यहां गए नहीं। अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो जेपी नड्डा ने दो सभाएं की और मैनिफेस्टो रिलीज किया एज ए पार्टी अध्यक्ष। ये नहीं है। पार्टी कैसे जुटकर काम करती है, इसका एग्जाम्पल है भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव जीतना। जो बात राजदीप कह रहे थे, मौसमी कह रही हैं, रविंद्र जी कह रहे हैं, आप किसी से बात कीजिए, कोई ये कह सकता था, किसी भी जाति समुदाय का हो, कोई कह ही नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत गई। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, मैं कई बार उस चीज को बोलता भी हूं। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की नेशनल काउंसिल की जो बैठक है, वो सौरभ जी, वो बैठक नागपुर में थी। राजनीतिक प्रस्ताव पास होना था। सुषमा स्वराज राज्यसभा में उपनेता थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य थी। वो खड़ी होती हैं और वो ये कहती हैं कि पार्टी के अंदर नुकसान इसलिए होता है, हमको बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि हर नेता ये चाहता है कि मैं इसको निपटा दूं, ये मुझको निपटा दे, और हम दोनों मिलकर तीसरे को निपटा दें। इस निपटाने में पार्टी निपट गई है। शायद मुझे लगता है आज वही हासिल कांग्रेस का है, जो 2009 में या 4 में या ये कहें 14 से पहले तक भारतीय जनता पार्टी का था, कि सभी नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे रहते थे। चुनाव जीतने की जगह उनको लगता था चुनाव तो जीत ही जाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के लिए पूरी टीम को एक साथ होकर खेलना पड़ता है, कैप्टन की भूमिका के साथ साथ। आप रुक कर रहे हैं अपने साथी अभिनव का, बताइए जमीन पर आप क्या देख रहे थे और नतीजों में क्या आया? जो हमने ग्राउंड पे देखा और समझा, कहानी ये थी कि ये चुनाव माहौल वर्सेस मैनेजमेंट का चुनाव था। माहौल कांग्रेस का था और मैनेजमेंट बीजेपी का। रविंद्र जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन रविंद्र जी आपके यहाँ पे हरियाणा में एक बड़ी मशहूर कहावत है, आपके नहीं, हमारे हरियाणा में ये राजदीप जी वाली स्ट्रिक मत करो, सब हमारे हैं। हाँ, तो हरियाणा में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि माल खावन ने बांदरी और लठ खावन ने रीछ। देखिए, जो माल खाने की तैयारी कर रहे थे वो लठ भी खाएंगे, क्योंकि वो जीतते तो वाहवाही उनकी होती, और वो हारे हैं तो उनकी तरफ जो वो जाएगा, उनको अपयश भी मिलेगा। ये जो बात हो रही थी, मुझे जो समझ में आया, पहले ये बताओ ये कहावत कहाँ सीख के आए? ये कहावत जो है मैंने हरियाणा में ही सीखी, और मुझे तुम्हारा जो उत्तरोत्तर राजस्थान और हरियाणा प्रेम है, हमको लगता नहीं है कि तुमको यूपी से लड़ना है। अरे हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके सानिध्य में यही है। देखिए, जो समझ में आता है, एक चीज़ बहुत आसान भाषा में अगर कहें, कांग्रेस ने क्या नहीं किया वो बाद में बात करेंगे, बीजेपी क्या की। अगर कोई गाड़ी टक्कर हो जाए तो अगर ड्राइवर वहां से मौके से भाग जाए तो उसकी पिटाई नहीं होती। अगर पकड़ा गया तो पक्का मार खाएगा और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चोट लगे। भाग गया तो पहला गुस्सा वहां कम हो जाता है, फिर गाड़ी पकड़ी जाएगी, थाने जाएगी। अगर मालिक तुरंत पहुंच जाए तो उसके ऊपर बहुत तगड़ा जुर्माना लगेगा, थाने को घेर के उसको पब्लिक रगड़ेगी। तो मालिक कुछ दिन बाद जाएगा, थाने में गाड़ी थोड़ी देर खड़ी रहेगी, थोड़ा धूल फाकेगी, लेकिन कुछ दिन बाद सेटलमेंट हो जाता है। ये चीज़ बीजेपी ने किया। बीजेपी को समझ में आ गया था कि मनोहर लाल खट्टर गाड़ी ठोक दी है, तो पहले इनको यहां से हटाओ। और उसके बाद उनको यह भी समझ में आया कि मालिक जो मोदी जी हैं, इनसे भी थोड़ी नाराजगी है, जो 2024 के चुनाव में दिखी, 5 सीट हार गए, तो मालिक को भी दूर रखो। जो 2024 के चुनाव में जब मैं घूम रहा था और दिखता था कि पोस्टर में सिर्फ मोदी जी दिखते थे, इस बार एक कलेक्टिव लीडरशिप दिख रही थी। वहां पे उन्होंने कह दिया कि भाई मालिक आप भी थोड़ा रुको, ट्रक को धूल फांकने दो, जब थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा तब जाएंगे, छुड़ा लेंगे। और यही काम बीजेपी ने किया। कांग्रेस क्या नहीं कर पाई? कांग्रेस के पास एक सेंटर था, हुड्डा। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश का एक बहुत आइडियल चुनाव देखा, जहां पे शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे थोड़ी थोड़ी बोरियत आ गई थी। कमलनाथ के प्रति लोग बहुत उत्साहित नहीं थे, लेकिन यह था कि बदलाव करके देख लेते हैं। बीजेपी ने हर पूरे स्टेट को मकसद दे दिया कि हमको क्यों वोट करो। इधर नरेंद्र तोमर जी के लोगों को, उनको लग रहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। सिंधिया के स्कूल में जाके मोदी जी ने दामाद बताया गुजरात का, तो सिंधिया उत्साहित हो गए, उनके नीचे के लोगों तक मैसेज हो गया कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। उधर फग्गन सिंह कुलस्ते वो सोच रहे थे
थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा, कैलाश विजयवर्गीय तो अपने आप को मुख्यमंत्री के ऊपर का मुख्यमंत्री समझ रहे थे कि हम भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। इधर जो शुक्ला जी हैं वो सोच रहे थे हम बनेंगे, प्रहलाद पटेल। तो हर इलाके के लोगों को एक मकसद दे दिया कि भाई हमको वोट करो। यहाँ पे कांग्रेस ये नहीं कर पाई। जब हम लोग ग्राउंड पे घूम रहे थे तो ये बार बार बात आती थी कि रोहतक झज्जर पानीपत की सरकार हो जाएगी, वो सिर्फ एक सेंटर में हो गया। 2005 में जब कांग्रेस की 67 सीटें आई थी तो कांग्रेस के पास ऐसे ही, कांग्रेस यही करती थी पहले जो अब बीजेपी कर रही है, और कांग्रेस भूल गई है। कांग्रेस के पास 2005 में एक तरफ भजन लाल थे, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा थे, एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह थे, एक तरफ कैप्टन अजय यादव थे, किरण चौधरी थी, सुरजेवाला थे। तो हर तरफ के लोगों को एक मकसद मिला हुआ था कि भाई इनको वोट करना है। तो एक तो सेफली जो है गाड़ी निकाल ली, उसके बाद जो है इनकी गाड़ी ठोक भी दी कायदे से। जब आप बात कर रहे थे कि इनके जो प्रभारी बावरिया जी थे अस्पताल में भर्ती हो गए, बीमार हो गए और फिर किसी को अता पता नहीं था। बीमार तो सतीश पुनिया भी हुआ, उनका तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ और उस दौरान भी तो बीजेपी ने चार्ज करके रखा और जो लोगों को जो मोटिवेट करके रखा, अपनी सेंट्रल लीडरशिप भेजी, एक गाइडेंस बना के रखा। जैसे जब हम लाडवा की सीट पे थे, हम जब घूम रहे थे गांव में, तो वो चीज़ें कैमरे पे दर्ज नहीं होती है। मैंने रविंद्र जी से बात हुई थी उस समय, तो मैंने इनसे पूछा, बोले लाडवा में मैं भी था। मैंने कहा मैं भी था। इनसे पूछा कि आपसे पूछा कि कौन, तो बोले मेवा सिंह का पलड़ा भारी लग रहा है। मैंने इनको कहा कि उस वक्त की नहीं, मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी का पलड़ा भारी, क्योंकि फिर मैंने थोड़ा अदर कास्ट ग्रुप के लोगों से ऑफ कैमरा बात की तो एक चीज़ समझ में आई। जैसे कैमरे पे हम मंडी में गए तो मंडी में जो समृद्ध किसान आ रहा है वो किस कास्ट ग्रुप से है वो समझने की ज़रूरत, और जो ऑफ कैमरा लोग मिल रहे हैं उससे ये समझने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये लोग एक धीरे से चुप्पे, मैंने अगर आपको रविंद्र जी याद हो तो मैंने आपको एक मैसेज किया था, चुप्पे चाप कमल छाप। तो वो जो चुपचाप जो वोट पड़ा है बीजेपी के लिए, आप जो बाकी पत्रकार गलत हुए उसकी वजह है, वाजिब वजह कि भाई 12% किसी पार्टी का 11% वोट शेयर बढ़ेगा तो वो विजिबल भी होगा और वोकल भी होगा। लेकिन जो चुपचाप वोट बढ़ा बीजेपी का 3% का गेन है, 22,907 वोट। मात्र इतने वोट अगर कांग्रेस को मिले होते और तो कांग्रेस की सरकार होती। जो 9 सीटें हारी है वो इतने ही अंतर से हार गई है। तो कहानी ये थी कि हम लोग जो देख रहा था विजुअल था, वो वोकल लोग थे, जो शांत लोग थे, वो लोग इंतजार कर रहे थे कि आने दो, करीब आने दो, करीब आने दो। तो बीजेपी ने एक नया मकसद दिया लोगों को कि भाई ये सरकार क्यों आनी चाहिए वापस। ऐसा नहीं कि बहुत खुशहाली थी, कि सड़कें बहुत अच्छी हैं, कि नौकरियां खूब मिल गई हैं, कि फैमिली आईडी से कोई परेशानी नहीं, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अपने खेमे में गोलबंदी करने में आसानी इसलिए हो गई क्योंकि उसने अपने ड्राइवर को वहाँ से हटा दिया था। ड्राइवर को भी हटा दिया था, मालिक को भी दूर रखा, और दोनों ने दूर से देखा पूरा कहानी। और उसके बाद अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी में जो है जो ड्राइवर थे जिन्होंने गाड़ी ठोक दी, उनसे कोई पूछने वाला नहीं। CLP लीडर क्या इस्तीफा देंगे, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष क्या इस्तीफा देंगे, जो खुद अपना चुनाव हार के बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब तक तो बीजेपी में होता तो इस्तीफा ले लिया होता कि भाई प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी है, जीता चुनाव आपने हरवा दिया, अब आप इस्तीफा तो घर बैठो। तो बीजेपी और कांग्रेस का ये अंतर था। बीजेपी के ऑफिशियली 89 कैंडिडेट थे, अनऑफिशियली करीब 120 कैंडिडेट थे। वो आपको दिखेगा हर जगह पे कोई 10,000 वोट ले जा रहा है, कोई मतलब आप समझिए कि उचाना कला जैसी जाट बाहुल्य सीट, जो आज तक दूसरी बिरादरी का कोई वहाँ से विधायक ही नहीं बना, वो विधायक बीजेपी ने 32 वोटों से बनवा लिया, एक ब्राह्मण कैंडिडेट को वहाँ से लड़वा के, क्योंकि बाकी जाट वोट बट गया। बरवाला की सीट जहाँ पे जाट वोटर बहुत अच्छी खासी संख्या में, वो सीट भी कांग्रेस जो है हार गई। तो कांग्रेस चुनाव हार गई सोनीपत, जींद, चरखी दादरी और ये आपके हिसार की 3 सीटों पे। उसमें भी एक सीट अगर छोड़ दिया जाए तो जिनको जहां से इनको लगता था कि यहीं से पार लगेंगे, वहीं जो है ये डूब गए अपने घर में ही, जो है कहानी यहीं लुटिया पिट गई। आप सुन रहे थे विद्वान पत्रकार अभिनव को, जो अपने चुटीले संस्करण को प्रस्तुत कर रहे थे। एक बार फिर से रुक करते हैं अब बातचीत करने आज की सबसे बेस्ट लाइन अभिनव जी ने दी है, माहौल वर्सेस मैनेजमेंट जी। जो हम कभी कभी कहते हैं ना अंग्रेजी में केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री एक तरफ है, गणित दूसरी तरफ है। चुनाव गणित पर जीता जाता है, चुनाव केवल केमिस्ट्री पर जीता नहीं जाता। और दोनों में जीता जाता है। साइंस है, सब में नंबर लाने पड़ते हैं। एक लाइन सर मैं आपको जो और जोड़ देता हूं, जो मैंने सर से एक दिन कही थी चुनाव वाले दिन, इस चुनाव में कुमारी शैलजा नेता नहीं थी, मुद्दा थी। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई नेता मुद्दा बन जाए और उसके बयान उसकी पार्टी के हैंडल से ज्यादा उसके विरोधी पार्टी के हैंडल से हो। जो सौरभ सर ने इंटरव्यू किया और उन्होंने जो कहा कि मेरी तो बात ही नहीं हुई, मैंने इंस्टाग्राम पे कई ऐसे बोर्ड पेजेस देखे जो बीजेपी के समर्थक थे, जो
जिस तरीके से आईटी सेल मैनेज करती, उन सारे पेजेस पे कुमारी शैलजा का वो बाइट दिख रही है कि ये बोल रही है कि बताओ इनके नेता इनसे बात ही नहीं करते, तो ये कैसी नेता है। तो उसको घर घर पहुंचाया बीजेपी ने। वो कुमारी शैलजा के चेहरे पे कितना वोट आएगा ये सवाल नहीं है, लेकिन कुमारी शैलजा को साइड लाइन करने से अगर एक वोट का नुकसान होता है तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान है। जी मौसमी जी, आप कुछ जोड़ना चाह रही थी? इसमें मैं ये कहना चाह रही थी, जो शैलजा का जिक्र किया अभिनव ने, कि उनके लिए कहावत चल पड़ी थी हरियाणवी में, जब अशोक तंवर की ज्वाइनिंग हुई, कि घर का जोगी जोग ना, बाहर का जोगी जोग। यानी कि जो घर में आपका दलित नेता है उसको तो आप मान नहीं रहे हैं, और बाहर से आप अशोक तंवर जैसे नेता जो तमाम दलों में से गुजर के आ रहे हैं उनको आप नेता बना रहे हैं। तो ये दलितों में ये मैसेज गया कि यहाँ पे कांग्रेस में सिर्फ जाटों की चलेगी, और दलितों का, और दलित अध्यक्ष होने के बावजूद भी मेरा ये मानना है कि शैलजा कुमारी वाला कुछ नेता आपको चुनाव अगर जिताए नहीं तो चुनाव हरा सकते हैं, कुछ मुद्दे आपको चुनाव जिता नहीं सकते लेकिन चुनाव हरा सकते हैं, और उसमें स्पष्टता से आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी। सबसे बड़ी गलती हुई कि ना राहुल गांधी ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका खंडन किया। मुझे ये भी जानकारी मिल रही है कि लगातार इस बात को लेके सीपी ऑफिस से मैसेजिंग गई कि क्या रणदीप और शैलजा से बात करने की जरूरत है, लेकिन हुड्डा कैंप या पार्टी संगठन की तरफ से कहा गया नहीं, हम लोग चुनाव जीत रहे। और शैलजा की, जिस तरह से अभिनव बता रहे कि शैलजा की वीडियो को बहुत, जो उनके खिलाफ वीडियो जो अभद्र टिप्पणी थी उसको बहुत भुनाया गया, जिस 10-12 दिन शैलजा घर पर रही और उन्होंने प्रचार नहीं किया। ऐसे ही, मतलब मैं बीजेपी की रणनीति की बात कर रही हूँ, ऐसे ही अगर आप देखें तो लगभग सौरभ मैंने लिस्ट बनाई है, यहाँ पे 7-8 वीडियो वायरल ऐसे किए गए बीजेपी द्वारा जो अपने आप में कांग्रेस के नेताओं ने बोले। उसमें एक शैलजा वाला वीडियो था जो कि दलित नेताओं से जुड़ा हुआ था। दीपेंद्र हुड्डा का पुराना वीडियो कि खट्टर फट्टर को हम जहां से आए हैं वहीं वापस पहुंचा देंगे, वो वीडियो भी काफी आखिरी के 8-10 दिन में वायरल किया गया, और पंजाबी कंसोलिडेशन जो हुआ वो हुआ। नीरज शर्मा है, कुलदीप शर्मा है, या शमशेर सिंह गोगोई की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने नौकरी को लेके जो बयान दिया कि आप 50 वोट दीजिए हम आपको नौकरी देंगे, तो ये वीडियो वायरल किया गया कि यहाँ पे तो बीजेपी जो है बिना खर्चे के आपको नौकरी दे रही है, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दे रही है, और कांग्रेस जो है पैसे मांग के नौकरी ले रही है। मामन खान का वीडियो खूब कैप्टन अजय यादव उन पर बरसे, माना मामन खान ने उनका वीडियो वायरल हुआ कि देखते हम जीत जाएंगे तो देखते हैं किसको घुसने देते हैं और किसको आने देते हैं। और वो वीडियो ध्रुवीकरण ना सिर्फ जाट वर्सेस नॉन जाट हुआ, बल्कि ध्रुवीकरण भी हुआ अहिरवाल वाले पूरे इलाके में। और उसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह, आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में जोड़ना चाहते थे, कांग्रेस आना चाहते थे, कुछ बैक चैनल टॉक्स भी चले, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि जरूरत नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह का ये बयान कि कैसे, जब ये कंसोलिडेशन होने लगा तो उन्होंने ये बयान दिया कि कैसे हम बनने देंगे एक जाट सीएम, हम देखते हैं। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, जिससे कि बीजेपी के प्रति ओबीसी का कंसोलिडेशन हुआ। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि ये अलग बात है कि बीजेपी की मैनेजमेंट अच्छी रही, बीजेपी भी भीतर खाने जान रही थी कि वो चुनाव हारने वाली है, और कांग्रेस की गलतियां बीजेपी के अचीवमेंट से ज्यादा कांग्रेस ने गलतियां ज्यादा की, इसीलिए कि किसी को हवा नहीं थी कि ये नतीजा आएंगे। कांग्रेस ने अपनी गलतियां इतनी ज्यादा की कि एक तरीके से पूरी तरह से इस चुनाव को खुद हारा है। वो जिस बयान की बात कर रही है वो बहुत अग्रेसिव बयान था राव इंद्रजीत का। उन्होंने बोला भी कि कैसे आने देंगे, ये कह रहे हैं कि इनका राज आ जाएगा, जब हम आवन देंगे तब आएगी, इस तरीके से उन्होंने बोला था। एक चीज़ जो आप कह रही थी उस पर मैं जोड़ देता हूँ कि मैं दिल्ली के भेजे गए कैंडिडेट का उनका इंटरव्यू किया, उनसे बात भी की, तो मैंने पूछा यार आपके नेता क्यों नहीं आ रहे हैं, अब तो चुनाव एकदम कमजोर, एकदम करीब आ गया है, दिल्ली में आपकी बड़ी टॉप लीडरशिप तो आ ही नहीं रही है। तो बोले कि हम अभी छोटी छोटी गोली दे रहे हैं, 500 mg वाली गोली बाद में देंगे। तो उनको फिर ये नहीं समझ में आया कि मामला आईसीयू की तरफ बढ़ गया है और अब जो है गोली से नहीं काम चलेगा, कैनुला लगाना पड़ेगा, और कैनुला लगाने का समय बचा नहीं था। अभिनव, उससे एक बात मैं जोड़ना चाहती हूँ, बस सर एक बात जोड़ना चाहती हूँ जो अभिनव बात करे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या खड़गे साहब को बुलाया ना जाए कैंपेन के लिए,
और वो आखिरी चरण में आए, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक राज्य के चुनाव में उनको बोलना पड़े कि आप हमें कब बुलाएं। मैं ये बोल रही हूँ कि ये क्रेडिट टेकिंग की बात थी कि कहीं ना कहीं ये नैरेटिव ना बन जाए कि दिल्ली ने चुनाव जिताया है, तो उनकी जरूरत उनको हम आखिर में ही बुलाएं। राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, वापस आते हैं, उसके बाद बिल्कुल एंड में वो एंटर करते हैं उन इलाकों में जहां पे वो स्ट्रांग है, जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां भेजा नहीं जाता। कम से कम अगर दलितों पे कुछ नहीं बोला था, संविधान वाली डायरी तो राहुल गांधी ले रहे थे, इस बारी वो नैरेटिव भी ज्यादा चल नहीं पाया, संविधान बचाओ वाला, ना जातिगत जनगणना वाला बयान चल पाया। प्रियंका गांधी सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाती हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ी बुरी प्रशंसा कर देती हैं दीपेंद्र हुड्डा की, तो जितने नेता बाकी और चिढ़े थे वो और चिढ़ जाते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जितने चढ़े थे वो और चढ़ जाते हैं। तो और खरगे साहब खुद ही ये बयान देते हैं। तो एक था कि भाई ये जो कैप्टन की बात है ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैप्टन नहीं थे, उनको ये मालूम था कि अगर कम सीटें आई तभी मैं कैप्टन डिक्लेयर्ड होऊंगा, अनडिक्लेयर्ड कैप्टन के कोई मायने नहीं है कांग्रेस में। और इस बारी राहुल गांधी एलओपी है, वो ज्यादा मजबूत है, काफी स्ट्रांग है लोकसभा के बाद। तो अगर वो कहेंगे नहीं अशोक गहलोत आप सीट छोड़िए, सचिन पायलट को बनाइए, लोकसभा चुनाव के पहले वो ये चल जाता कि अशोक गहलोत अपना दम दिखाए। बस मुझे ये बता दीजिए, आप लंबे अरसे से कांग्रेस कवर कर रही हैं, What does it tell us about Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi? Are they weak leaders? उनके सामने उनकी नाक के तले एक स्टेट फिसल गया और वो इसी में संतुष्ट है, इनको दे दिया, उनको लिया। केसी वेणुगोपाल किसको रिपोर्ट करते हैं, अजय माकन किसको रिपोर्ट करते हैं, भूपेंद्र हुड्डा किसको रिपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी को रिपोर्ट करते हैं ना इफेक्टिवली। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा हो कि मुझे ठीक से बुलाया नहीं गया, तो ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हम भूपेंद्र हुड्डा और बाकी सबकी बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस की परफॉर्मेंस 100 के लगभग पहुंच गई लोकसभा में, तो राहुल को श्रेय मिला। तो ये जो जम्मू कश्मीर में बुरी तरह हारे हैं, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है वहां पे, इनकी टैली तो घटी है, और हरियाणा हारे, तो ये जिम्मेदारी फिर राहुल गांधी की भी तो है सबसे ज्यादा। एकदम सौरभ, मैं ये नहीं कह रही कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है, शायद राहुल गांधी को इस बात का एहसास भी है कि किस तरह से उन्होंने जो मोमेंटम बिल्ड किया था कांग्रेस में। बड़ी जोर से ये चर्चा है कि पूरी मेहनत पर राहुल गांधी के पानी फिर गया। सबसे बड़ी बात राहुल गांधी यही कहते हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए कितना मायूस है, उनको वो अंदर से जानते हैं कि वो हारे हैं, संसद में जब वो चल के आते हैं तो मायूस है। वो पूरा जो आपका अग्रेसिव स्टैंड था, आपने पार्लियामेंट में अभी पिछले सत्र में स्पीच दी, वो स्पीच वायरल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बारी आपको इंटरजेक्ट करते हैं, 9 मंत्री आपकी स्पीच पर इंटरजेक्ट करते हैं। तो राहुल गांधी का ये सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि एक तो उनका जो पूरा इमेज मेकओवर था, उनका जो पूरा उन्होंने विश्वास जो जनता का जीता था, उनका जो सबसे कोर नैरेटिव था अग्निवीर का, उनका कोर नैरेटिव किसानों का, पहलवानों का, वो पूरा नैरेटिव खो गया। अब आप किस मुंह से, और दलित वाला नैरेटिव भी खो गया, दलित आपके पास आए थे वो भी चले गए, तो अब किस मुंह से आप महाराष्ट्र के चुनाव में जाएंगे, किस मुंह से आप इंडिया अलायंस में अरविंद केजरीवाल के बगल में बैठेंगे जो कह रहे हैं कि 5 सीटें भी आप नहीं दे पाए, और किस मुंह से, मैंने तो सुना है कि झारखंड में भी अब जितनी सीटें मांगी थी तो हेमंत सोरेन बैठे हुए दिल्ली में सोच रहे हैं कि क्या कितनी हम सीटें दें। तो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा लॉस, और जाहिर तौर पे कि राहुल गांधी को इस बात का एहसास है कि एक तरीके से कंप्लीटली उन्होंने जो कमान पार्टी संगठन महासचिव और स्टेट यूनिट पर छोड़ दी, इसकी वजह से उनको सबसे ज्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ा। प्रियंका गांधी की बात अलग है, प्रियंका गांधी जब बुलाया जाता है तभी आती है, वो एक महासचिव विदाउट पोर्टफोलियो है सौरभ। मेरा नहीं ये मानना है कि अगर वो जाना चाहे तो वो जा सकती है कहीं जब वो चाहे। जम्मू में भी उनको काफी लेट एंट्री की दी गई, और सवाल खड़े होंगे कि जब एक कैंपेन स्टार कैंपेनर है वो, कर्नाटक तेलंगाना लोकसभा चुनाव में उनने पूरा नैरेटिव बदला, मोदी पे सबसे ज्यादा तगड़ा प्रहार करती हैं, पहलवानों के साथ वो जंतर मंतर पर खड़ी नजर आई, तो क्यों उनको सबसे देर में जम्मू और यहाँ पे भेजा गया? ये क्या अंदर खेमे में जो पावर स्ट्रगल है उसका परिचायक है? ये कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, जाने कितने और चुनाव ऐसे ही हारेंगे। मेरी बर्गर की दुकान है और दुकान बड़ी हो गई, फिर मैंने फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर दी। बर्गर की दुकान है? हाँ, मतलब उदाहरण के तौर पे। टाइम मिल जाता है तुम्हें यहाँ से? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरी बर्गर की दुकान है, मैंने फ्रेंचाइजी बांटना शुरू किया तो मसाले और इंग्रेडिएंट भी मैं ही दूंगा।
वो दूसरे के यहाँ से मसाला ला रहा है। तो आपने क्या फ्रेंचाइजी बांट दी है कि वहाँ हुड्डा कांग्रेस है, यहाँ गहलोत कांग्रेस है, और आप यहाँ बैठ के मासूम बने हुए हो और आपका पूरा इकोसिस्टम ये बताने के लिए लग गया कि नहीं राहुल गांधी तो करना चाहते थे, राहुल गांधी फेल हो गए क्योंकि हुड्डा ऐसा कर रहे थे। तो ये तो बात हुई, जो आपकी लीडरशिप कहाँ रह गई? ये तो खराब चॉइस, नेताओं की खराब चॉइस, फेल्ड नेताओं को रिसाइकल करना, इंचार्ज बनाना, भंवर जितेंद्र सिंह से लेके अजय माकन से लेके तमाम ऐसे, दीपक बाबरिया, मोहन प्रकाश, 36 ऐसे नेता हम गिना सकते हैं जिनका परफॉर्मेंस 0 सन्नाटा है, फिर नई पोस्ट दे दी जाती। नहीं तो इनको चुन कौन रहा है? सुधरे। अच्छा गनीमत है मौसमी, ये तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछती, नहीं जयराम रमेश इस पे भी गुस्सा आ जाएंगे। वो अपना एग्रेशन पत्रकारों के लिए बचा के रखते हैं। राजदीप सरदेसाई, देखिए मैं पिछले कुछ मिनटों से सुन रहा हूं, बहुत ही अच्छी बातें कही गई है और आपका सवाल भी बिल्कुल सटीक था कि हम बाकी सभी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कप्तान की कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं, और कप्तान इस पार्टी का मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही कांग्रेस अध्यक्ष हो, लेकिन चेहरा तो राहुल गांधी ही है। मेरा तो ये कहना है कि जो मुसीबत कांग्रेस को 2024 के पहले थी वो थी कि पार्टी बिल्कुल हताश थी, बिल्कुल निराश थी, चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थी। 99 सीटों के बाद, और मैंने ये आपके प्रोग्राम पे पहले भी कहा है, 99 सीटों को मिलने के बाद कई कांग्रेसियों को लगा अब तो 2029 में हमारी ही सरकार बननी है, हमारे 99 छोड़िए, अब तो वाकई 272 हमको आएगी। और इसी मानसिकता से जब ये नतीजे आए, पहला कदम क्या कांग्रेस ने उठाया कि ईवीएम में धांधली है। कोई भी कांग्रेसी, क्योंकि देखिए यही तो आपने शुरुआत में मुझे पूछा था कि कांग्रेस में माहौल क्या है, शॉक और ओवर कॉन्फिडेंस। शॉक कि ये कैसे हो गया, क्या से क्या हो गया, और ओवर कॉन्फिडेंस था। लेकिन राहुल गांधी की जब बात आती है, आप सोचिए इतना बड़ा कैंपेन हो रहा है, सितंबर के महीने में हरियाणा में चुनाव है, जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव है, राहुल गांधी कश्मीर वादी में जाते हैं। कितनी मीटिंगें राहुल गांधी ने जम्मू में की? मौसमी को बाद मुझे लगता है एक या 2 मीटिंग उनकी जम्मू में हुई, ज्यादातर उनकी मीटिंग उनकी कश्मीर के वादी में हुई। अब आप हरियाणा की बात सोचिए, हरियाणा में आप कहते हैं कि आपने पार्टी जो है, और मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था आउटसोर्स एक तरह से की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, लेकिन आखिर में पार्टी तो आप ही की है ना, आप तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, आप क्यों नहीं गए? जो मुझे प्रॉब्लम कांग्रेस में लगती है सौरभ, जो अभी तक वो फिट नहीं कर पाए हैं, कई ऐसे नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति या जो फेल्ड हैं, जो बार बार चुनाव के मैनेजमेंट में फेल रहे हैं, उनको आप प्रमोट करते हैं। सोनिया गांधी को आप लाख कोस कर सकते हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने एक चीज की, वो अपनी लिमिटेशन जानती थी। अगर वो ऑफसाइड पे नहीं खेल सकती थी तो वो दूसरों को वहां रखती थी। अहमद पटेल से सभी काम करवाती थी, गुलाम नबी आजाद से कई काम करवाती थी। अगर उसे लगे कि कोई नेता कुछ काम के लिए कुछ कर सकते हैं, उनकी कुछ खूबियां हैं, उनको वो जगह देती थी। अब क्या हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, जब तक वो एक तरह से आइडियोलॉजिकल राहुल गांधी से पूरी तरह से अलाइन नहीं हो, उसके लिए बहुत कम जगह मिलती है। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही लीजिए, यही तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 साल पहले तो G23 में थे, बगावत की मूड में थे। तब तो ऐसी भी चर्चा थी कि वो शायद एक दिन या तो खुद की पार्टी बनाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे। राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कोई ग्रेट ट्यूनिंग नहीं थी। और यही तो प्रॉब्लम है, जब चुनाव आए तो राहुल गांधी अगर कोई और नेता होता शायद पूरी तरह से हरियाणा में निकल पड़ते, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरह से ऐसे नेता थे जो पुराने गार्ड से आते हैं, अहमद पटेल और उस जो पुरानी पीढ़ी है। और वो जो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में जो कांग्रेस में एक दरार है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो अभी भी बरकरार है। पुरानी पीढ़ी को राजदीप जी से सीखना चाहिए कैसे हमारी नई पीढ़ी के साथ मिलजुल कर रहते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। आप सोचिए अशोक तंवर, अरे तारीफ तो कर लेने दो गुरु, देखो तारीफ कर रहे हैं उस पर भी ना। नहीं ये देखिए, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी भी कप्तान की एक खूबी होनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलिए। ये एक खूबी, आज तो मैं बस इतना ही कहूंगा, लेकिन और ये शायद इसके लिए मैं ट्रोल हूं, 22,000 वोट, जैसे अभिनव ने बहुत अच्छा पॉइंट किया, 22,000 वोट अगर
बीजेपी के कांग्रेस की तरफ आते तो 9 सीटें कांग्रेस की शायद ज्यादा होती, और ये सब चर्चा जो हम आज कर रहे नहीं करते। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, यही बातें तो 2024 के चुनाव में हमने कही थी, आम चुनाव में। तो उतनी निर्ममता से बीजेपी का भी विश्लेषण किया गया था इसी नेता नगरी में। बिल्कुल, योगी बनाम अमित शाह की लड़ाई जिसके बारे में, या सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से नहीं बनती थी, वसुंधरा राजे खफा थी राजस्थान में। ये देखिए, चुनाव के टाइम में देयर इज अ लवली सेइंग सौरभ, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। ऑन दैट नोट ये सत्र समाप्त करते हैं। नेता नगरी में अब बात होगी जम्मू कश्मीर के नतीजों की, और बात ये भी कि क्या जम्मू कश्मीर अगला दिल्ली होने वाला है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच टकराव रोज़मर्रा की खबरें बन जाता है। कैसे होंगे उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा के रिश्ते, इस पर भी बात होगी। और ये भी कि चुनाव की नतीजों की फौरी आपाधापी के बाद अब जब राजनीतिक विश्लेषक नतीजों को देख रहे हैं, तब कौन से नए पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं जिनको स्पॉट कर पा रहे हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्हें प्रभावी लग रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान, श्रीनगर से द हिंदू के जर्नलिस्ट पीरज़ादा आशिक, और जम्मू से द स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करेंगे पीरज़ादा आशिक का। क्या माहौल है श्रीनगर में, सरकार की शक्ल कैसी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच किस तरह से पावर बैलेंस होगा, क्योंकि विधायकों के बैलेंस में तो बहुत फ़र्क है, और इस चीज़ को लेकर क्या बातचीत चल रही है कि कांग्रेस की इतनी ख़राब परफॉर्मेंस रही जिसकी वजह से टैली उतनी अच्छी नहीं हो पाई गठबंधन की जितनी हो सकती थी। पीरज़ादा आशिक जी, पहले तो ये बात कि पहली बार 30 साल में मैंने, जो मेरा जर्नलिस्टिक करियर रहा है, कि मैंने देखे पटाखे फूटते हुए इलेक्शन रिजल्ट्स के लेकर, और जिस तरह की खुशी एटलीस्ट एनसी वर्कर्स में है, उन्होंने वो एक्सप्रेस कर पाए सड़कों पे, जो कि यहाँ की रिवायत नहीं थी। हमने देखा 30 साल में बॉयकॉट पॉलिटिक्स भी था, मिलिटेंसी भी थी, लेकिन जिस तरह के नताइज सामने आए, जिस तरह का परफॉर्मेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, वो रिफ्लेक्ट हो रहा था स्ट्रीट पे भी। लोग खुल के सड़कों पे आ रहे हैं, और उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। यहाँ तक कि अब एलिगेशंस ये हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स है, उन्होंने जो अपोजिट पार्टीज है, उनके घरों पे भी पटाखे फोड़े और उनके दरवाजों के बाहर। तो इस किस्म का माहौल है पहली बार कश्मीर में। मैं आपको बता दूं सौरव जी, अभी 10 मिनट पहले जो जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो फॉर्मली सपोर्ट कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने ये भी जताया कि अभी तक कोई डिमांड नहीं है। उन्होंने ये अल्फाज यूज किए कि ये जो अलायंस है ये एक बिगर कॉज के लिए है, ये इंडिया ब्लॉक की सेपरेट को मेंटेन करने के लिए है। तो हमारी तरफ से तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कोई मेजर डिमांड नहीं है पोर्टफोलियो को लेकर, बट ये बात भी सच है कि शायद कांग्रेस कोई पोर्टफोलियो को लेकर कोई प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने 32 सीटों से लड़ा था JNK में और 6 से वो जीत के आए। और हमने आज फिर देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक फॉर्मली सपोर्ट दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। तो अगर आप स्ट्रेंथ देखें अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो तकरीबन 50 हो गई है बिना कांग्रेस के, ऑलमोस्ट 47-48 हो गई है बिना कांग्रेस के। तो एक स्ट्रॉन्ग विकेट पे है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो डिक्टेट कर सकती है इस अलायंस को। तो पोर्टफोलियो को लेकर मुझे नहीं लगता कोई इशू रहेगा दो पार्टीज के बीच में। तो ये है अभी तक का बड़ा मेजर जो आप कहेंगे फ्रेमवर्क जो हो रहा है कश्मीर में। सौरभ जी LG और उमर अब्दुल्ला के बीच वर्किंग ताल्लुकात कैसे रहने वाले हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग था। जिस दिन नताइज आए, रिजल्ट्स आए, NC को ठीक ठाक मेजॉरिटी मिली, तो पहला जो स्टेटमेंट आया उमर अब्दुल्ला की तरफ से वो बहुत रिकंसिलिएटरी था। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है पहली बार 5 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी कदावर लीडर ने इस तरह के रिकंसिलिएटरी रिमार्क्स यूज किए। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कोई कन्फ्रंटेशनल अप्रोच ना रहे, चाहे वो सेंटर हो या राजभवन हो। उन्होंने यहां तक भी कहा कि हम चाहते हैं कि हेल्दी एंड वर्किंग, दिस इज द एग्जैक्ट टर्म यूज्ड बाय उमर अब्दुल्ला,
हेल्दी एंड वर्किंग जो रिलेशनशिप रहे, चाहे वो राजभवन हो या चाहे वो दिल्ली हो। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जब नई सरकार बनेगी उनकी ये कोशिश रहेगी कि वो दिल्ली जाए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले, उनके कैबिनेट मिनिस्टर से मिले जैसे कि अमित शाह और बाकी लोग। तो मुझे लगता है एक कोशिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। पता है उनको, ये भी पता है कि जब तक दिल्ली की हैंड होल्डिंग नहीं होगी, चाहे वो गवर्नेंस फ्रंट हो या और सारे मुद्दे हो, स्टेटहुड का हो, तो शायद वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और दूसरा मुझे बहुत अच्छा एक्सप्रेशन लगा उमर अब्दुल्ला का, जहां उन्होंने कहा कि जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हम तो एक दूसरे को अभी जानते भी नहीं हैं, तो सम रिपेयर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलेशनशिप। तो मैं ये कहूंगा कि द टोन हैज बीन सेट बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे विच विल अपसेट दिल्ली और सेंटर ऑन सर्टेन इश्यूज, और प्रोबेबली दे विल गो इन अ वेरी ग्रेडेड मैनर। जैसे फरूक साहब ने कहा कि उनके जब टॉप एजेंडा रहेगा, दैट विल बी एड्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, दैट विल बी एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ इन्फ्लेशन। उमर अब्दुल्ला ने पहले जो कहते थे कि हम असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाएंगे आर्टिकल 370, अब वो कह रहे हैं कि हम कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे या एक नोट पास करेंगे स्टेटहुड को लेकर। थोड़ा स्केलिंग डाउन है, एक ग्रेजुअल अप्रोच है। वो चाहते हैं कि दिल्ली को भी टाइम दे, राजभवन को भी टाइम दे, और मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि जब तक दिल्ली का हाथ वो ना थामे तो बहुत सारी चीजें पे वो डिलीवर नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग। जुनैद साहब, जम्मू में क्या है हाल? देखिए, जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, जम्मू रीजन की सूरत हाल इस वक्त ये है कि टोटल जो जम्मू रीजन से एमएलएज इलेक्ट हुए हैं वो 43 हैं, और इन 43 एमएलएज में से 35 के करीब 35 के करीब जो हैं वो हिंदू एमएलए यहाँ से इलेक्ट हुए हैं, और उनमें से 29 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर चुनाव लड़कर जीते हैं। 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर चुनाव जीते हैं, और उसके अलावा बाकी जो एमएलए हैं, जिसमें प्यारेलाल शर्मा है, सतीश शर्मा है, और डॉक्टर रामेश्वर 3 और हैं, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट जीते। तो कुल मिलाकर 34 एमएलए हैं। जम्मू में स्थिति इस समय ये है कि जम्मू बड़ा कॉशियसली देख रहा है कि जो सरकार बनती है उस सरकार में जम्मू की रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी, कौन लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो ये, और दूसरा ये कि जम्मू इस बात पर भी गंभीरता के साथ यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन हो गई, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हो गया, बाकी कारोबारी वर्ग हो गए, क्योंकि यहाँ ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस है। ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस भी बड़ा कॉशियसली सारी चीजों को देख रही है। हालांकि जो वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रधान है दीपक गुप्ता, उन्होंने अपना व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाला था कि क्या जम्मू को अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो दैट इटसेल्फ स्पीक्स कि जम्मू में एक हार्टबर्न तो जरूर है कि अगर हमारा मैंडेट, बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को था और घाटी को बहुत बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, तो फिर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट क्यों नहीं हुआ, वो एक हार्टबर्न तो है। और दूसरा ये कि जो जम्मू से इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जीते थे, जिसमें सतीश शर्मा है, पूर्व कांग्रेस नेता, बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता, मदन लाल शर्मा पूर्व एमपी भी यहाँ से रहे, उनके सुपुत्र हैं, वो चुनाव जीते। 2 दिन तक वो भी चिंतन मंथन करते रहे, और फिर अचानक उनकी एक तस्वीर आई जिसमें उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ नजर आए, तो पता चला कि उन्होंने मुद्दों पर आधारित समर्थन उन्हें दे दिया है। उसके बाद डॉक्टर रामेश्वर सिंह जसरोटिया, वो बन्नी से एमएलए बने, उन्होंने बीजेपी के एक बड़े धुरंधर को वहां से हराया, तो वो भी श्रीनगर पहुंचे, उन्होंने भी अपना समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, और मेरी जानकारी के मुताबिक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल भी हो गए हैं। उसके बाद तीसरे जो थे प्यारेलाल शर्मा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही प्रत्याशी थे। इंद्रवाल से उन्होंने एक मुस्लिम मेजॉरिटी सीट के ऊपर चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, और उसके बाद जाकर दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। अब सौरभ जी, जहां तक मेरा ताल्लुक है, आई फर्मली बिलीव कि ये एक डिविसिव मैंडेट है दोनों तरफ। जहां तक जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का ताल्लुक है, वो उनकी भी कंप्लीट कंसोलिडेशन हुई, और उसी तरीके से जम्मू संभाग के हिंदुओं की कंप्लीट कंसोलिडेशन हुई, और मुद्दे परे रह गए, और नतीजा ये निकला कि जम्मू इज लार्जली स्टैंडिंग विद 29 सीटों के साथ बीजेपी के साथ। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जम्मू संभाग में हुई है, वो ये हुआ है
कि जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने रजौरी पुंछ जो इलाका है वहां पर शेड्यूल ट्राइब पहाड़ी कबीला के लोग रहते हैं। अब इस पहाड़ी कबीला में भी मेजॉरिटी मुसलमान है, उन्हें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया और उस शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को देने के बाद पहाड़ी कबीला के बहुत बड़े बड़े नाम सैयद मुश्ताक बुखारी, मोहम्मद इकबाल मलिक, तालिब चौधरी, उसके अलावा कई और बड़े लीडर जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए। अब उनको ये तवक्का और ये उम्मीद थी कि शायद जो पहाड़ी कबीला को हमने एसटी दिया है, इस बुनियाद पर ये 8 की 8 सीटें जो रजौरी पुंछ की हैं ये हम जीत लेंगे, और अगर ये 8 सीटें इनके पाले में बीजेपी के पाले में आती तो बीजेपी का नंबर हो जाता 36 के करीब तो 36 पर उसके बाद बीजेपी के 5 नॉमिनेटेड आ जाते, 41 हो जाता और 7 लोग रह जाते, तो वो मैनेज करना बीजेपी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन हुआ ये कि रजौरी पुंछ में भी कम्युनल पोलराइजेशन के चलते मुस्लिम वोट मुकम्मल तौर पर कंसोलिडेट हुआ और 1996 के बाद पहली बार रजौरी पुंछ की 8 में से 6 सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग चुनाव जीते। हालांकि इसमें से 2 लोग इंडिपेंडेंट थे, लेकिन वो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट। कांग्रेस के साथ अलायंस के चलते वो दोनों सीटें चली गई कांग्रेस के पाले में, लेकिन उन्होंने उन दोनों सीटों पर रेबल्स ने चुनाव लड़ा और सुरनकोट से चौधरी मोहम्मद अकरम और थाना मंडी से मुजफ्फर खान, ये दोनों चुनाव जीत गए और आज उसके बाद आधिकारिक तौर पर इन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये लोग दोबारा से शामिल हो गए। तो इसको कंप्लीट कम्युनलाइजेशन और पोलराइजेशन के नतीजे में ये जो मैंडेट आया है, इस मैंडेट के चलते जम्मू संभाग के 8 जिलों के 29 एमएलए विपक्ष का हिस्सा होंगे और घाटी से केवल और केवल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 लोग और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन और अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद के भाई, ये 5 लोग घाटी से हैं जो विपक्ष में हैं और 29 लोग जम्मू संभाग के सभी हिंदू मेजॉरिटी इलाकों से विपक्ष का हिस्सा होंगे। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग का आने वाले जो जम्मू कश्मीर के दिन हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी टफ बट वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की संक्षेप में आपको बताएं जम्मू कश्मीर के आने वाले दिनों के बारे में। अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का। अब बात होगी महाराष्ट्र की और बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से साहिल जोशी और अब स्टूडियो में आ चुके हैं हरियाणा पर ज्ञान दर्शन के बाद राजदीप सरदेसाई जी। ये बताइए कितने दशकों से आप दोपहर का भोजन घर पे निपटा रहे हैं? देखिए, मैं एक ऐसे उम्र पे हूँ कि जहाँ मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। Don't blame it on your age. Even when you were young, you used to go home for your lunch. नहीं, ऐसा नहीं है। Everybody talks about it. नहीं, राजदीप and his lavish lunch. नहीं, देखिए, मैं गोवा से आता हूँ। हम गोवन जो होते हैं सिएस्टा, दोपहर में आधा घंटा 1 घंटा सोना चाहिए, खाकर सो जाइए। पूरे फ्रेश होकर मैं आया हूँ आपके शो में। आई एम ऑल सेट फॉर योर शो। लवली। प्लीज टेल मी, विल देयर बी एनी इम्प्लीकेशंस ऑफ हरियाणा ऑन महाराष्ट्र? मैसेज के लेवल पे, ऑप्टिक्स के लेवल पे, मोमेंटम के लेवल पे, कार्डर के चार्ज होने के लेवल पे। कल मेरी मोदी सरकार के एक बहुत वरिष्ठ मंत्री से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा फर्क तो पड़ेगा भाई, उत्साह रहता है कि देखिए इतना मुश्किल मुकाबला जीत कर आए हैं तो यहां भी पटक लेंगे। देखिए, हर स्टेट दूसरे स्टेट से अलग होता है, लेकिन 100% मोमेंटम, परसेप्शन, उत्साह और कहीं ना कहीं फॉर्मूला भी मुझे लगता है भाजपा को लगता है राज्य के चुनाव में। और ये जब हम हरियाणा का विश्लेषण कर रहे थे, मेरे दोस्त हिमांशु ने ये कहा था कि जिस तरह से अगर आप सही समय पर लोगों को लुभाने की कोशिश करें, आप उसे फ्री भी कहिए, रेवड़ी कहिए, जो स्कीम्स लगते हैं, फिर वो लाडली बहना मध्य प्रदेश में थी, मातारी वंदना छत्तीसगढ़ में थी, जिस तरह के स्कीम्स हरियाणा में जो ओबीसीज को आपने कहा कि क्रीमी लेयर का जो लेवल है 8 लाख से 12 लाख करेंगे, ये जब आप करते हैं ग्राउंड लेवल पर आखिरी महीने में या आखिरी 2-3 महीने में, उसका कहीं ना कहीं असर होता है। तो स्कीम्स, मोमेंटम, क्योंकि अब आपको लगता है कि अगर हारी हुई बाजी भी बीजेपी जीतती है तो सोचिए उसका कांग्रेस पर खासकर कि कितना एक तरह से प्रेशर होता है, दबाव होता है, यार बीजेपी को कैसे हराएंगे। और उसके साथ साथ मोमेंटम, देखिए लोकसभा चुनाव के बाद मोमेंटम कांग्रेस के साथ था, विपक्ष के साथ था। कुछ हद तक
हरियाणा के बाद मोमेंटम अब भाजपा को मिलेगा। मैं कुछ हद तक कहता हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा शुरुआत में, हर राज्य दूसरे राज्य से अलग होता है। सौरभ, आप देखिए अभिनव ने एक बड़ा अच्छा स्टेटिस्टिक दिया। अगर 22,000 वोट एक जो भाजपा को मिले थे, कांग्रेस को मिलते 9 सीट में, तो शायद गणित बदलती। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है और मैं समझता हूं सौरभ, महाराष्ट्र में एक चुनाव नहीं हो रहा, 5 चुनाव हो रहे हैं। विदर्भ का चुनाव होगा, मराठवाड़ा का चुनाव होगा, उत्तर महाराष्ट्र का चुनाव होगा, पश्चिम महाराष्ट्र का चुनाव होगा और मुंबई कोंकण का चुनाव होगा, और शहर बनाम ग्रामीण। देखिए एक बड़ी चीज आप हरियाणा में देखिए, जितने भी बड़े शहर हैं हरियाणा के, ज्यादातर भाजपा जीती है। महाराष्ट्र इज अ वेरी अर्बनाइज्ड स्टेट, तो भाजपा को वहां एडवांटेज हो सकता है। जो लाड़की बहन स्कीम 1,500 रुपए प्रति माह शिंदे सरकार जुलाई के महीने से दे रही है, शायद अगले महीने भी दे पाएगी अगर चुनाव आयोग मान जाए। लेकिन शिंदे सरकार ने ऐलान भी किया है कि हम डबल करेंगे, इसको 3,000 रुपए करेंगे। आप देखिए कितने ऐलान हुए हैं पिछले एक हफ्ते में। क्रीमी लेयर ये कहा गया है कि 8 लाख से उसे 15 लाख तक बढ़ाया जाए कि आपको उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 20 लाख तक ग्रेट्युटी बढ़ाई गई है। मदरसा के टीचर्स के लिए भी उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। और जीआर पे जीआर, प्रॉमिस पे एक वचन के बाद दूसरा वचन दिया जा रहा है। तो उस माहौल में जब मैं वोटर हूं, मैं बड़ा ट्रांजैक्शनल वोटर बन गया हूं, मैं कह रहा हूं मुझे मिलेगा क्या। कर्नाटका में कांग्रेस का जो वोटर था, उसको वोटर को लगा कि कांग्रेस मुझे कुछ दे रही है गारंटी के जरिए, उसने कांग्रेस को वोट दिया। शायद महाराष्ट्र का और विशेषकर महिलाएं जरूर प्रभावित हो सकती है जो लुभाने की कोशिश की गई है। तो आपके सवाल का जवाब सीधा है, हरियाणा के बाद मोमेंटम, परसेप्शन और फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला इसमें मैं जोड़ूंगा आखिर में, ओबीसी वोटों को मजबूती से अपनी तरफ करिए। हरियाणा में यह किया गया और महाराष्ट्र में जरूर अब भाजपा की कोशिश होगी। आप देखेंगे प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते जब महाराष्ट्र गए थे, एक बंजारा समाज के एक मंदिर गए थे, और जो माधव फॉर्मूला हुआ करता था, भाजपा का ओरिजिनल फॉर्मूला, जिसमें माली, धनगर और बंजारी, ये जो 3 बड़े ओबीसी तबके हैं, उनको कैसे टारगेट किया गया है। लोकसभा में मराठा राजनीति की वजह से सब मराठा राजनीति की तरफ जा रहे थे क्योंकि मराठा आरक्षण का मुद्दा बड़ा हो गया था। अब मुझे लगता है भाजपा को जिस तरह से जाट राजनीति से उन्होंने एक तरह से उनको वो जान गए हैं, इस राजनीति में पढ़ना ही नहीं है, यहां तो वोट डिवाइड होगा, लेट अस कंसोलिडेट ओबीसी वोट। तो एक फॉर्मूला मिल गया है, महिलाओं को लुभाना, ओबीसी को लुभाना, शहरी लोगों को लुभाना इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, और सीट शेयरिंग में सीट बाय सीट कंपटीशन करवाना। जी, एडवांटेज बीजेपी महायुति इन महाराष्ट्र। You are saying advantage बीजेपी महायुति इन महाराष्ट्र एज ऑफ नाउ? एज ऑफ नाउ 5 हफ्ते बहुत क्योंकि होते हैं। 5 हफ्ते बहुत होते हैं, और जब हम शहरी मतदाताओं को लुभाने की बात करते हैं तो फिर अजित पवार भी हैं जिनको देख के शहरी मतदाता बिदकते भी हैं। बहरहाल, मैं करंट राजनीतिक चीज़ों पे आऊँ उससे पहले आप दोनों सवाल पहले चाहूँगा साहिल जोशी उस पर रिस्पॉन्ड करें। मराठा अस्मिता और मराठी भाषियों की अस्मिता, ये 2 बहुत अलग अलग आइडेंटिटी हैं। लीडिंग पेजेंट क्लास है मराठा, मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है। प्रकट तौर पर वो गैर राजनीतिक आंदोलन है। हम सब ने देखा कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे या द टॉप ऑफ अफेयर्स थे, तब किस तरह से वो आंदोलन एग्रेसिव हुआ। पीछे से पर्दे के उनको कौन सपोर्ट कर रहा है ये भी सबको पता है। तो एक तो मराठा आइडेंटिटी का झगड़ा है या उसका असर्शन है, लेकिन उस मराठा आइडेंटिटी के असर्शन को पूरे मराठी भाषी समाज की आइडेंटिटी का असर्शन बनाया जाता है। जब महाराष्ट्र की बात है, क्या ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं या 2 बहुत अलग अलग चीज़ें हैं? क्योंकि जब आप मराठी भाषियों की अस्मिता की बात करते हो तब आपको दलित समाज को भी साथ लेके आना पड़ेगा, महादलित समाज को भी साथ लेके आना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में परंपरागत रूप से हमने एक मराठा वर्ग और दलित वर्ग के बीच टकराव भी देखा है, यूनिवर्सिटी के नामकरण से लेके सत्ता में हिस्सेदारी तक। शिंदे को किस तरह से जाना पड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी से और कांग्रेस को पुराने फॉर्मूले पर आना पड़ा, हमने ये सब भी देखा है। साहिल जोशी जी बताइए। सौरभ, दोनों पूरी तरीके से अलग बातें हैं।
क्योंकि जो मराठा आंदोलन है वो फार्मर्स का आंदोलन के तौर पर उसे देखना चाहिए। वो आरक्षण की बात है, वो बात सही है, लेकिन जो फार्मर डिस्ट्रेस है, जो फार्मिंग कम्युनिटी में या रूरल महाराष्ट्र में जो डिस्ट्रेस है, उसका एक उदाहरण के तौर पर हमें ये मराठा एजिटेशन देखना चाहिए। जो रूरल डिस्ट्रेस है, इसके वजह से लोगों को लगता है कि ये अकेला तरीका है कि जिसके वजह से उनका जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो सुधर सकती है, और वो आरक्षण के वजह से ही मिल सकता है। और जरांगे पाटिल का इम्पैक्ट जो है वो खास करके ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र की मराठा कम्युनिटी में नहीं है। वो मराठवाड़ा की जो कम्युनिटी है, मराठा कम्युनिटी, और वो भी लो जो अल्प भूधारक किसान हम जिसे कहते हैं, या लो लैंड होल्डिंग किसान जो है, उनमें ये ज्यादा चीजें हमको दिखाई देगी, और खास करके मराठवाड़ा में उसका इम्पैक्ट है। लेकिन वो दिखाता है कि महाराष्ट्र में रूरल डिस्ट्रेस कितनी बड़ी संख्या में है, और इसका सबसे बड़ा झटका ये महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हमने देखा था। ये बात ठीक है कि हालांकि आपने नाम नहीं लिया, इसके लिए मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में कौन है कि ये जरांगे पाटिल के आंदोलन के पीछे कौन था। हर किसी को अलग अलग आदमी लगता है, इसके लिए आई डोंट नो कि हम किसके बारे में एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात हम लोग जरूर कह सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट बीजेपी के खिलाफ हुआ। बीजेपी के खिलाफ जरांगे पाटिल का आंदोलन ने काम किया, और मराठवाड़ा में हमने देखा कि लोकसभा में बीजेपी पूरी तरीके से खत्म हो गई लोकसभा चुनाव में। लेकिन यही चीज विधानसभा में होगी ये मैं नहीं मानता, नंबर एक। नंबर दो, महाराष्ट्र अस्मिता ये एक अलग तरीके से काम कर रही है। इसमें मराठी ये मुद्दा नहीं है, इसमें महाराष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा है, जिसमें सारे लोग शामिल होंगे। उसमें ये भी मुद्दा है, महाराष्ट्र की अस्मिता पश्चिम महाराष्ट्र में इसलिए काम कर रही है कि एक 84 साल के शरद पवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, हर जगह जाके बात करनी पड़ रही है कि अरे मेरी पार्टी किसी ने ले ली है, मुझसे अगर अलग होना था तो आप दूसरी पार्टी बना लेते, लेकिन वो नहीं हो पाया। महाराष्ट्र की अस्मिता मुंबई में उद्धव ठाकरे इस तरीके से प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपकी पार्टी थी, लेकिन आपकी पार्टी को तोड़ दिया गया। मराठी मुंबई की एक रीजनल पार्टी की तरह शिवसेना थी, उसको तोड़ा गया, और अब बीजेपी उसको एक तरीके से चला रही है। तो वहां पर एक अलग तरीके से काम चल रहा है। आप विदर्भ पे जाएंगे तो वहां पर जो कांग्रेस के नेता है वो उस महाराष्ट्र की अस्मिता को अलग तरीके से प्ले कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अलग अलग तरीके के चुनाव हो रहे हैं। ये बात दूसरी एक बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तीसरी एक अहम बात है कि जिसमें आपने दलित और जो अति दलित जो वर्ग है उसके बारे में आपने कहा, ये वर्ग ने कभी भी एक साथ कांग्रेस के लिए वोट नहीं किया महाराष्ट्र में। और चूंकि महाराष्ट्र में इस तरीके की जैसे हम कह सकते हैं कि सोशल रिफॉर्म की कई मूवमेंट्स महाराष्ट्र में हो चुकी है, इसके लिए महाराष्ट्र का दलित वर्ग ये अलग तरीके से सोचता है। वो एक तरीके से वोटिंग कभी नहीं करता है, जिस तरीके से यूपी में हमने देखा कि कई साल तक वो कभी कांग्रेस को वोट करता रहा, उसके बाद बीएसपी के पास चला गया, फिर उसमें भी अलग अलग तबके हुए, उसमें से एक तबका बीजेपी के पास गया, एक तबका बीएसपी के साथ रहा वगैरह। उस तरीके की चीजें नहीं देखी। तो इसके लिए महाराष्ट्र का दलित बीजेपी को भी वोट करता है, हिंदू दलित जो समाज है उसमें से कई लोग बीजेपी को वोट करते हैं, जो बौद्ध है वो कांग्रेस को वोट करते हैं, वो प्रकाश अंबेडकर को भी वोट करते हैं। लेकिन आपने लोकसभा में देखा होगा कि इस बार महाराष्ट्र में किसी की नहीं चली। आप अंबेडकर हैं तब भी हम आपको वोट नहीं देंगे, आप असदुद्दीन ओवैसी है तब भी हम आपको वोट नहीं देंगे। मुस्लिम समाज ने साफ कह दिया हम महाविकास आघाड़ी को वोट देंगे, हम उद्धव ठाकरे को वोट देंगे, लेकिन हम आपको वोट नहीं देंगे। कई जगह पर एमआईएम की उम्मीदवार होते हुए भी उन्हें 1000-1500 से ज्यादा वोट नहीं गिर पाए। मुस्लिम बहुल इलाके होते हुए भी वहां पर उनको वोट नहीं हो पाए। तो इसका मतलब ये साफ है कि महाराष्ट्र में अलग तरीके का एक माहौल जो बना हुआ था उसके आधार पे महाराष्ट्र की राजनीति में वोट हुआ है। चौथी इंपॉर्टेंट बात मुझे एक सिर्फ रखनी है कि हरियाणा में हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी और कांग्रेस 5-5 सीटों पर यानी समसमान रहे लोकसभा में। वहीं महाराष्ट्र में भी एमवीए और महायुति में के वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं था, 0.7% का डिफरेंस था, लेकिन फिर भी बीजेपी 23 सीटों से घटकर 9 सीटों पर आकर सिमट गई।
और महायुति जो 42-43 सीटों पर थी वो 17 सीटों पर आकर सिमट गई। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्यों दिखाई दिया? क्योंकि जो बीजेपी के अर्बन पॉकेट्स है वहां पर बीजेपी को भारी संख्या में वोटिंग हुई, लेकिन रूरल महाराष्ट्र में महायुति को रिजेक्ट किया गया, खास करके बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल रहा। और हमेशा यह देखा गया है कि लोकसभा में मोदी फैक्टर की वजह से बीजेपी का वोट शेयर 4 से 5% बढ़ता है महाराष्ट्र में। विधानसभा चुनाव में वही वोट शेयर घट जाता है। इस बार मोदी फैक्टर नहीं है महाराष्ट्र में। लोकसभा में भी मोदी फैक्टर महाराष्ट्र में काम नहीं किया था। विधानसभा में भी वो काम, विधानसभा में तो वो फैक्टर है ही नहीं। अब जो राजदीप कह रहे हैं कि 3-4 महीने में जो लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की है, 46 करोड़ की जो 1500 रुपया दिया जा रहा है लाड़की बहन के तहत, लाडली बहना जैसी स्कीम है, 7,000 रुपए दिए गए हैं, 2 करोड़ 10 लाख महिलाओं तक ये पैसे पहुंचाए गए हैं। किसानों के लिए उन्होंने कहा है कि हम मुफ्त बिजली देंगे, किसान जो पंप इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए उसके लिए हम मुफ्त बिजली देंगे। 3 सिलेंडर उन्होंने उसके लिए मुफ्त रखे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि ये अब इसको हम किस तरीके से आंकना चाहिए। मदरसा के टीचर्स का यूपी में योगी आदित्यनाथ ने उनकी तनख्वाह बंद कर दी, लेकिन महाराष्ट्र में 3 गुना तनख्वाह बढ़ा दी गई है। लास्ट कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। मौलाना आजाद जो महामंडल या कॉर्पोरेशन जिसे कहते हैं, जो मुस्लिम समाज के इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करता है, उनके लिए 700 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार ने डिक्लेयर किए हुए हैं। ये क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं महायुति के अंदर ये डर है कि अगर ये सारा तबका एक बार फिर महाविकास आघाड़ी के पास चला गया तो उसकी दिक्कतें उन्हें अभी भी झेलनी पड़ेगी। कम से कम इनका गुस्सा ठंडा करो, तब तक महाराष्ट्र में वो चीज नहीं हो पाएगी। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ 25% जाट वोटों पर निर्भर रही थी। महाराष्ट्र में ना कोई एक पार्टी किसी एक जाति समुदाय पर निर्भर नहीं रह सकती, क्योंकि लोकसभा चुनाव ने यह साफ दिखा दिया है। हर लोकसभा चुनाव में 14, 19 और 24 बीजेपी भी जीतती थी, वो ओबीसी वोटों पर नहीं जीतती थी। उन्हें मराठा समाज ने भी वोट किया था, कुछ हद तक दलित समाज ने उनको वोट किया था, और उसके वजह से 14 और 19 के चुनाव बीजेपी और शिवसेना यहां पर जीती थी। 24 में उनके खिलाफ ऑलमोस्ट सारे समुदाय चले गए। ओबीसी विदर्भ में कुंडी और ये सारा समुदाय उनके खिलाफ चला गया जो ओबीसी में आता है। मराठा समुदाय उनके खिलाफ चला गया जो अब तक उनको वोट कर रहा था, 14 और 19 में उनको वोट किया था, और इसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना महाराष्ट्र में करना पड़ रहा है। तो हरियाणा का फायदा बीजेपी को क्या हुआ है? तो मोरल बूस्ट हुआ है। उनके कार्यकर्ता बहुत ही मतलब उनका मनोबल काफी घटा हुआ था। वो उनको एक लगा कि नहीं ठीक है, हम लोग अभी भी रेस में है और हम लोग टर्न अराउंड करने की ताकत रखते हैं, हम कोशिश उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र का चुनाव ओपन है। अभी भी ये हम कहना बड़ा मुश्किल है कि महायुति ने एज ले लिया है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की छवि सुधर गई है, एकनाथ शिंदे का अप्रूवल रेटिंग अच्छा हो गया है। लेकिन क्या इज दैट इनफ टू पुल 3 पार्टी की महायुति टू पावर? ये सवाल मेरे ख्याल से चुनाव का प्रचार जब शुरू होगा तब धीरे धीरे हमें पता चलेगा। मैं इतनी जल्दी इस पर कोई टिप्पणी करना मुश्किल नहीं समझता, लेकिन सही नहीं समझता। लेकिन कुल मिलाकर मेरा आकलन जो फिलहाल ये कहता है वो ये है, लोकसभा चुनाव महाविकास आघाड़ी जीतने के बहुत ज्यादा कारण थे, और रूरल डिस्ट्रेस, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में सरकार की नीतियों के खिलाफ जो गुस्सा था वो भी उसका एक बहुत बड़ा कारण था। नहीं साहिल सर, लेकिन आप रूरल डिस्ट्रेस की बार बार बात कर रहे हैं। देखिए देखिए आप लोगों को जितनी समझ तो मेरी नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति की, लेकिन जाट आरक्षण की तरह यहाँ पे जो मुद्दा चला था एक समय में, मराठा आरक्षण को पूरी तरह इक्विवेलेंट रूरल डिस्ट्रेस के बनाया, क्योंकि रूरल डिस्ट्रेस में तो फिर दूसरी कास्ट भी है ना कि लैंड होल्डिंग ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मराठाओं के पास है। तो क्या हमें विदर्भ से लेके मराठवाड़ा तक और खानदेश से लेके नीचे कोंकण तक वो दिखा आंदोलन? देखिए जो डोमिनेंट कास्ट है, जिनकी सत्ता में हिस्सेदारी, जिनकी कोऑपरेटिव में हिस्सेदारी, उनका विरोध ज़्यादा दिखता है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप रूरल डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं जो अभी राजदीप जी कह रहे थे कि जब आप हर महीने 2,000-3,000 रुपये बांट रहे हो है तो लोकल लेवल पे आप उस रूरल डिस्ट्रेस खत्म कर रहे हो। ये लोकसभा चुनाव मुझे छत्तीसगढ़ में नजर आया, उन्होंने कहा महंगाई हमारे लिए भी मुद्दा है लेकिन हमको 1,500 रुपये महीना मिल रहा है। नहीं, 2 चीजें हैं। एक
गुस्सा जो है, जो जरूर था अप्रैल मई के महीने में, क्या वो गुस्सा जो निकाला गया और महायुति के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ जो वोटर था, क्या अब वो वोटर 5 महीने बाद उतना ही गुस्सा है या गुस्सा कम हुआ है? देखिए, मॉनसून अच्छा हुआ है, बारिश अच्छी हुई है, किसानों के लिए सरकार कई स्कीम्स लेकर आई है, तो उतना गुस्सा क्या रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या रूरल डिस्ट्रेस परमानेंट है? रूरल डिस्ट्रेस है महाराष्ट्र में, विदर्भ में अभी भी है, लेकिन क्या वो परमानेंट है? क्या उतना ही गुस्सा है? एक सवाल। दूसरा जो मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र और हरियाणा में फर्क क्या है? महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों का, दोनों जो अलायंसेस है, 3-3 पार्टियों के बल पर चल रही है, और सबसे बड़ा इशू रहेगा कौन सीट मैनेजमेंट बेटर करता है। देखिए, ये चुनाव पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार बनाम अजीत पवार होगा, जहां शरद पवार बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एज इफ ये उनकी आखिरी लड़ाई है, प्रेस्टीज लड़ाई है। और जितने भी आप लोगों से बात करो, कहीं ना कहीं लगता है शरद पवार, हालांकि अजीत पवार ने पूरी कोशिश की है अपने आप को रीइन्वेंट करने की, वो अभी तक जो बैटल है, कहीं ना कहीं शरद पवार इमोशनल कारणों से और अन्य कारणों से आगे लगते हैं। फिर आप आइए मराठवाड़ा और विदर्भ, जहां बैटल रहेगा कांग्रेस बनाम भाजपा। उस बैटल में पहले चलते हैं, सॉरी बिफोर दैट, मुंबई कोंकण, जहां बैटल शिंदे सेना और या शिवसेना शिंदे और यूबीटी सेना के बीच में, वहां शिंदे सेना कोशिश करिए। देखिए, मुख्यमंत्री ने इतने स्कीम्स आपके लिए किए हैं, पैसे की भरमार लोगों को दे रहे हैं। दूसरी तरफ भावुक मराठी अस्मिता को लेकर उद्धव ठाकरे अपना प्रचार कर रहे हैं। क्या वो भावुक अस्मिता ये जो लुभाने की कोशिश में, उस टक्कर में क्या होगा? 50-50 का मामला है। फिर आते हैं जो मुझे लगता है असली टक्कर है। जी, उद्धव उस मराठी अस्मिता को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? शरद पवार जब आप कहते हो समझ में आता है। हाँ बिल्कुल, नहीं, एक तो शिवसेना की जो मराठी अस्मिता है, जो मुंबई, ठाणे, कोंकण में है, मैंने से मराठी अस्मिता, मराठी भाषी अस्मिता, मैं अब मराठी मैं पूछ रहा हूँ, उद्धव ठाकरे मराठा अस्मिता को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? नहीं, मराठी अस्मिता को मैं महाराष्ट्र अस्मिता कहूँ। जी, वो मराठी भाषी, भाई मैंने पहला सवाल कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं गुजरात में जा रहे हैं, कि क्या ये राज्य जो है गुजरात चलाएगा, ये जो लोकसभा चुनाव में एक बहुत डोमिनेंट नैरेटिव था, ये था। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे जो शिंदे सेना और उद्धव सेना के बीच में सीटें हुई, लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। कई सीटों में शिंदे सेना जीती, जो 7 सीटें जीती वो सब उद्धव सेना के खिलाफ जीती। और आप जानिए, जब विधानसभा होता है लोकल फैक्टर्स आएंगे, बिल्कुल, जिसको टिकट नहीं मिले वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो आपके वोट काटेगा, जो हरियाणा में भी नजर आया। जी कह रहे थे कि मोदी मुद्दा, मुझे नहीं लगता विधानसभा चुनाव मोदी मुद्दा हूं। बीजेपी ने देखिए हरियाणा में कितनी कुशलता से इसको प्रकारांतर से हुड्डा पे जनमत संग्रह में तब्दील नहीं, वो है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि लोकल इश्यूज हर राज्य में अलग अलग होते हैं। असली लड़ाई महाराष्ट्र की, एक तो हुआ पश्चिम महाराष्ट्र, शरद पवार बनाम अजीत पवार, एक शिंदे सेना बनाम यूबीटी सेना, विदर्भ और मराठवाड़ा में बीजेपी बनाम कांग्रेस। वहां जिसकी समीकरण सही हो, जो सही सीट दे, जो सीट बाय सीट मैनेजमेंट करे, जो बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस से क्या फॉर्मूला होगा सीट वितरण का? नाना पटोले ने यह बयान दिया है कि कांग्रेस 110 से 115 सीटों पर लड़ेगी। दर्शकों को बता दें 288 सीटें हैं। उन्होंने कहा एनसीपी और बाकी पार्टी 80-80 पे लड़ लें, लोकसभा में हमारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है। देखिए, वो हरियाणा के पहले कांग्रेस बहुत कुछ कहती थी, हरियाणा के बाद जरूर शरद पवार, ये हरियाणा के बाद नाना पटोले का स्टेटमेंट, वो तो कहें जो भी, वो तो बार्गेनिंग पोजीशन है जी। लेकिन जरूर कांग्रेस की जमीनी एक बेस वोट है कांग्रेस का महाराष्ट्र में। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में महाराष्ट्र में कांग्रेस का बेस वोट बीजेपी से ज्यादा था हमेशा, ऐतिहासिक इतिहास में अगर आप जाए, पिछले 10 सालों में बीजेपी ने मोदी फैक्टर को लेके अपना वोट बढ़ाया था। शिवसेना का वोट कहीं कहीं कुछ जगहों में भी बीजेपी की तरफ आया था, हिंदुत्व की राजनीति लेकर। क्या वो वोट वहीं का वहीं है? क्या वो वोट बिखर गया है? क्या कांग्रेस का जो ओरिजिनल वोट था, दलित, मुस्लिम, स्मॉलर ओबीसी, क्या वो कहीं ना कहीं एकजुट हो सकेगा, खास करके विदर्भ में? क्या नाना पाटोले को मैंने पूछा कि वहां तो ओबीसी आपके खिलाफ गए हैं हरियाणा में, उन्होंने कहा महाराष्ट्र में क्यों जाएंगे, मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी वोटर को रिप्रेजेंट करता हूं। तो हर राज्य की राजनीति अलग होती है। सीटों को लेकर गरारी फंसेगी, कौन उसको रिजॉल्व करेगा दोनों ही तरफ से?
नहीं, सीटों को लेके किसको कितनी सीटें मिलेंगी, एक फॉर्मूला बताया जा रहा है कि 288 में बीजेपी लगभग 150 पे लड़ेगी, शिवसेना 80 से 90 पे, और शरद अजित पवार वाली एनसीपी 40 सीट। यस, दैट इज राइट। उसमें अजित पवार को कम से कम सीट लड़ाने की कोशिश भाजपा कर रही है, क्योंकि वो एक फैक्टर है जो जरूर कहीं ना कहीं उनको लोकसभा में चुभा था, उसका कितना असर विधानसभा। नोबडी इज लाइकिंग हिम। शरद पवार के लोग कह रहे हैं गद्दार है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लायबिलिटी है। नहीं, 15-20 अजीत पवार के ऐसे नेता हैं, और महाराष्ट्र में ऐसे कई नेता अलग अलग पार्टी में जो अपने बल पर जीतते हैं। वो किसी भी पार्टी में जाए और विधानसभा में वो जीतते हैं, किसी भी पार्टी। बच्चू कडू टाइप के लीडर, बिल्कुल। और उसका भी है कि वो अगर आपको टिकट ना दे, वो थर्ड फ्रंट में जाएंगे, फोर्थ फ्रंट भी हो सकती है महाराष्ट्र में। तो सीटों का बिखराव और सीट शेयरिंग ये तय करेगा महाराष्ट्र में किसकी राजनीति होगी। और एक एडवांटेज थोड़ा एमवीए को है कि शरद पवार उस तरह के नेता है, इन मामलों में सीट शेयरिंग में किसको कैसे दे रहे हैं वो एक तरह से अनुभवी है। बीजेपी हरियाणा के बाद चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आए ताकि हम पार्टी नंबर 1 बने। ये जो लड़ाई होगी उसको किस तरह से महायुति रिजॉल्व कर पाएगी। एक अग्रेसिव बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस कितनी सीट मांगेगी क्या। लेकिन आई एग्री विद साहिल, महाराष्ट्र इज ओपन, बट बिकॉज ऑफ हरियाणा आई थिंक स्लोली जो मोमेंटम है वो जरूर महायुति यानी बीजेपी लेड अलायंस के साथ है। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा एडवांटेज बिकॉज ऑफ वुमेन वोटर और लाड़की बहन स्कीम इंपैक्ट प्लस मोमेंटम, प्लस आप सरकार में है ना, यंत्रणा आपके साथ है, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। आप देख रहे हैं हर चुनाव में। जी साहिल जोशी जी, टिकट वितरण को लेकर क्या आसार रहेंगे? नहीं, मुझे पहले ना वो मराठा कम्युनिटी को लेकर एक बात कहनी थी। देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसमें मराठा समाज काफी संख्या में है, लेकिन वो ज्यादातर आपको पश्चिम महाराष्ट्र में दिखाई देगा कि जिनका लैंड होल्डिंग काफी है। मराठवाड़ा में जो मराठा समाज है उसका लैंड होल्डिंग बहुत कम है, और इसकी वजह से उनको लग रहा है कि सरकारी नौकरी मिलना यही उनके पास एक ऑप्शन है, बाकी कोई उनके पास जरिया नहीं है पैसे कमाने का या कोई अपना ये करने का। तो जिसके वजह से ये जो जरांगे पाटिल के मूवमेंट को जो सपोर्ट मिला उसमें ये संख्या बहुत बड़ी संख्या में थी। इसके लिए आप देखोगे तो जरांगे पाटिल के इसका इम्पैक्ट भी मराठवाड़ा में खास करके रहा, और ओबीसी बनाम मराठा इस संघर्ष में मराठा वोट कंसोलिडेट हो गए महाविकास आघाड़ी खास करके कांग्रेस के पक्ष में, वहां पर कांग्रेस को भारी संख्या में जीत वहां पर देखने मिली थी। तो मराठा अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। वही मराठा जब विदर्भ में चले जाते हैं तो वो कुणबी, उनके पास आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण है, तो वो अलग तरीके से वोट करते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट की वजह से वो कांग्रेस एनसीपी के साथ जुड़े हुए हैं। मराठवाड़ा में मामला अलग था, दलित वर्सेस मराठा वाला संघर्ष था, लेकिन इस वक्त जो है सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई। उस रूरल डिस्ट्रेस का इम्पैक्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ा था। अब वो 7,000 रुपए देकर घर में जाकर क्या वो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उनकी मांग दरअसल एक बार फिर कर्ज माफी को लेकर काफी बड़ी संख्या में थी। पैसे देने से जो मेरा आकलन है, जितना मैंने देखा है आज की स्थिति में, उससे एकनाथ शिंदे की छवि जरूर सुधर गई है उसके चक्कर में। क्योंकि जो पहले 2-2.5 साल पहले शिवसेना या एमवीए के खोके सरकार के प्रचार की वजह से जो तकलीफ में थी वो जरूर सुधर गई है। ये जो 7,000 रुपए पहुंचे हैं उसके वजह से। लेकिन अब भी जिस तरीके से राजदीप कह रहे थे, हर क्षेत्र में महाराष्ट्र के अलग अलग लड़ाई होगी। विदर्भ में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होगी, मराठवाड़ा में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कई जगह पर कांग्रेस शिवसेना वर्सेस बीजेपी या शिवसेना वर्सेस शिंदे लड़ाई होगी। पश्चिम महाराष्ट्र में अजित पवार वर्सेस शरद पवार की लड़ाई होगी। नॉर्थ महाराष्ट्र में शरद पवार वर्सेस बीजेपी और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होगी। और मुंबई कोंकण में शिवसेना वर्सेस शिवसेना, शिवसेना वर्सेस बीजेपी, इस तरीके की लड़ाई हमें देखने मिलेगी। तो हर जगह पे लोकली किस तरीके से वो बातें आगे रखेंगे, किस तरीके से चयन होगा, सीट शेयरिंग बहुत ज्यादा मुद्दा रहेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इतना पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग 6 पार्टियों में आ चुका है कि एक दूसरे के अलावा वो चुनाव नहीं जीत सकते। हरियाणा में बीजेपी का वोट शेयर 50% के ऊपर चला गया था, लेकिन महाराष्ट्र में तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी 30% तक भी पहुंच नहीं पाई थी, और इसीलिए
महाराष्ट्र में अलायंस पॉलिटिक्स अभी भी जिंदा है, और ऐसी स्थिति में अलायंस पार्टनर्स को साथ में लेकर ही हम चुनाव लड़ सकते हैं। यही बात कांग्रेस को भी पता चल गई है, बीजेपी को भी पता चल गई है। सिर्फ उन्हें देखना है कि अलायंस पार्टनर्स को वो मनूवर किस तरीके से करे, उन्हें खुश किस तरीके से रखे, और उन्हें खुश रखते हुए अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से सुधार करे, उस पर उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ इस हफ्ते का नेता नगरी समाप्त होता है। हमने बात की हरियाणा पर, जम्मू कश्मीर पर, महाराष्ट्र पर। यह चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए नेता नगरी।